अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ क्लियर है? स्क्रीन भी शेयर हो रही है बेटा आप लोगों को? स्लाइड्स विजिबल हैं? ऑलराइट, चलें 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि आपके बाकी फेलोज भी ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऑलराइट, आई थिंक जी जिन पार्टिसिपेंट्स ने आना था वो लोग आ चुके हैं। बेटा सबसे पहले आप लोग मुझे अपने रोल नंबर सेंड कर देंगे अब, और प्रीफिक्स में अपना क्लास नेम लिख दीजिएगा बेटा कि आप लोग CS7 से हैं या MCS4 से हैं। बेटा अपने रोल नंबर सेंड कर दें मुझे चैट में। रोल नंबर के साथ आपने लिखना है कि आप लोग MCS4 के स्टूडेंट्स हैं या CS7 के स्टूडेंट्स हैं, मेंशन कर दीजिएगा साथ। नाम की जरूरत नहीं है, बस अपना रोल नंबर और रोल नंबर के आगे ही अपना आपने मेंशन कर देना होता है कि आपकी क्लास कौन सी है। थैंक यू जी। तो बेटा हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टडी करना है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के नाम से, और इसके नाम के मुताबिक आप इसको ये ना समझिएगा कि ये कोई प्रोग्रामिंग सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कोई प्रोग्रामिंग की टेक्निक है। तो ये प्रोग्रामिंग की कोई टेक्निक नहीं है बेटा, ये एक्चुअली में एल्गोरिदम की एक टेक्निक है। और जब हम कहते हैं कि
हमारे पास ये एक एल्गोरिदम है, तो इसका मतलब है कि ये जस्ट एक पैराडिग्म है, एक डिज़ाइन है कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग भी एक अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, एंड बहुत पॉपुलर अप्रोच है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत एफिशिएंट अप्रोच है। नॉर्मली इसको यूज़ किया जाता है अगर मैंने एक एल्गोरिदम राइट किया है रिकर्सिव फॉर्म में और वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट ले रहा है, उसको उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं देखूंगा कि अगर वो डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पूरा उतरता है तो फिर मैं इसको रिकर्सिव की बजाय मैं इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली सॉल्व करूंगा। और जब मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा तो हो सकता है कि मेरा एक जो प्रॉब्लम था जिसका सोल्यूशन एक्सपोनेंशियल टाइम ले रहा था, हो सकता है कि उसका टाइम जो है वो लीनियर फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। तो आज का जो बेटा हमारा लेक्चर होगा वो सारा डायनामिक प्रोग्रामिंग के ऊपर ही होगा। ये बेटा कुछ आपको स्लाइड के ऊपर कुछ लिस्ट ऑफ एल्गोरिथमिक अप्रोचेस नज़र आ रही होंगी। इनमें से हमने फ्यू वन जो हैं वो अर्लियर स्टडी कर ली है, लाइक हमने रिकर्सिव एल्गोरिथम को स्टडी किया है, हमने डिवाइड एंड कॉन्कर को स्टडी किया है, ग्रीडी एल्गोरिथम को स्टडी किया है, और आज का टॉपिक हमारा फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग होगा। तो ये सारी एक्चुअली में आपके पास जो टेक्निक्स हैं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, और काफ़ी दफ़ा ये बात हो चुकी है कि एक्चुअली में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो इनमें से किस टेक्निक के थ्रू सॉल्व होगा। तो बेटा जितनी भी ये टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम वो प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमारा प्रॉब्लम पूरा उतर रहा है। अगर पूरा उतर रहा है तो फिर हम उस टेक्निक को अप्लाई कर देते हैं, रादर देन कि हम अपनी एक टेक्निक जो है वो ज़ीरो से डिफाइन करें। तो ये प्री डिफाइंड टेक्निक्स हैं, तो हमें अपनी कोई टेक्निक डिफाइन करने की ज़रूरत इस केस में नहीं पड़ती है, लेकिन हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है क्या हमारा प्रॉब्लम जो है उसका रिकर्सिव बिहेवियर है, क्या वो डिवाइड एंड कॉन्कर के थ्रू सॉल्व हो सकता है, या क्या वो ग्रीडी एल्गोरिथम्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है, और डेफिनेटली ये आइडेंटिफिकेशन जो है ये सडन नहीं होती है, इट कम्स विद एक्सपीरियंस। जब आप 2 4 6 8 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक नेचर के, तो फिर आपको आइडिया होना स्टार्ट हो जाता है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, या अगर आप उसको कौन सी अप्रोच के थ्रू सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। नॉर्मली अगर हम ग्रीडी और डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करें बेटा, तो वो ये ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ अप्रोचेज हैं और सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम को ये सॉल्व करती हैं। तो अगर आज के लेक्चर के एजेंडे की ऊपर बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग है क्या, फिर हम देखेंगे कि हमारे प्रॉब्लम्स के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो फिर हम उनको डायनामिक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देन बेटा फिर हम एक केस स्टडी बहुत डिटेल से देखेंगे फिबोनाची सीरीज का, और देखेंगे कि फिबोनाची सीरीज का टाइम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम जब हम इसके ऊपर डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करेंगे। देन दो फर्दर प्रॉब्लम्स है बेटा जो कि जिनको हम डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, और रिकर्सिवली भी सॉल्व कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जब हम इनके ऊपर ब्रूट फोर्स अप्लाई करते हैं या रिकर्सिव अप्रोच अप्लाई करते हैं तो इनकी कॉस्ट क्या होती है, और फिर जब हम इनके ऊपर डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करेंगे तो वो कॉस्ट हमारे पास कैसे रिड्यूस हो जाती है। बेटा अगर हम सबसे पहले डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करें तो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जो डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी अप्रोचेज है ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, यानी ये हर प्रॉब्लम के ऊपर आप अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपके प्रॉब्लम जो है वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो फिर आप वहाँ पे या तो डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्लाई कर सकते हैं या फिर ग्रीडी एल्गोरिदम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं बेटा, जो कि आपको मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन की फॉर्म में आंसर्स रिटर्न करते हैं, यानी आपको जो अपना सोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है वो इधर मिनिमम फॉर्म में रिक्वायर्ड होता है या मैक्सिमम फॉर्म में रिक्वायर्ड होता है, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमल, यानी सबसे बेस्ट। यानी मेरे पास अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सोल्यूशन हैं तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब ये है कि मैंने वहाँ से सबसे बेस्ट पिक करना है, और सबसे बेस्ट जो है वो किसी केस में मैक्सिमम हो सकता है, किसी केस में आपके पास मिनिमम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम भी एक एग्जाम्पल बेटा स्टडी की थी कि अगर आपने यहाँ से लाहौर मूव करना है तो अब आपके दो गोल हो सकते हैं।
आपने चीपर वे में मूव करना है, तो जब चीपर वे की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो मिनिमम आनी चाहिए। और आपने फास्टली मूव करना है, यानी आप चाह रहे हैं कि मैक्सिमम आप जो है वो टाइम के मैक्सिमम स्पीड को यूज़ करते हुए आप या उस मीन को यूज़ करें जो कि आपको मैक्सिमम स्पीड के साथ आपको वहाँ पे पहुँचा दे आपके डेस्टिनेशन तक। कॉस्ट मैटर नहीं करती है इस केस में, तो फिर आपका वो प्रॉब्लम जो है वो एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम और मैक्सिमम प्रॉब्लम बन जाता है आपका। तो इन लास्ट लेक्चर हमने इसको अच्छे से स्टडी किया था। अच्छा, अब अगर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात करें पर्टिकुलरली, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली लाइक डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी एग्जैक्टली वैसे ही अप्रोच है। यानी इसमें भी हम प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद उसको सॉल्व करते हैं। बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग और इनके डिफरेंसेस को डिस्कस करें डिवाइड एंड कॉन्कर को, तो मैं जस्ट अगर आपको डिवाइड एंड कॉन्कर वो रिवाइज करवाऊं जो कि हम ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है बेटा, हमारे पास एक प्रॉब्लम पी होता है, हम उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं और फिर हम तमाम सब प्रॉब्लम्स को रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं, सेपरेटली सॉल्व करते हैं। और फिर जब हमारा सारे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो फिर हम उनको वापस ज्वाइन करते हैं। जो यानी हम इसलिए डिवाइड एंड कॉन्कर कहते हैं कि डिवाइड किया फिर उनका सोल्यूशन फाइंड किया एंड देन अगेन हमने उनको मर्ज कर दिया। और हमने इसकी दो एग्जांपल स्टडी की थी, अगर आप लोगों को याद हो, इसकी दो एग्जांपल स्टडी की थी हमने। एक मर्ज सॉर्ट इसकी एग्जांपल है, वो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो करती है, और एक बेटा क्विक सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो करती है। तो ये दो एग्जांपल्स हमने स्टडी की थी। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग का बिहेवियर भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें भी हम प्रॉब्लम्स को बेटा पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं, फिर हम सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, बट वो सॉल्व रिकर्सिवली नहीं करते हम। और फिर जब हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो फिर हम उनको कंबाइन करते हैं वापस। बट एक्चुअली में क्या फ़र्क है दोनों में, या अगर मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रखूं और आपसे कहूं कि आप आइडेंटिफाई करें कि ये जी डिवाइड एंड कॉन्कर के थ्रू सॉल्व होगा या डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व होगा, तो फिर कौन सी फर्दर हमने बेटा उनके अंदर प्रॉपर्टीज फाइंड करनी होती है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देख लेते हैं। ये बेटा ये अगर हमारा कोई प्रॉब्लम इन तीन प्रॉपर्टीज के ऊपर पूरा उतरेगा, यानी सिंपल सब प्रॉब्लम, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम या ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर कहते हैं हम इसको, और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर्स, अगर मेरे किसी प्रॉब्लम के अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी तो वो प्रॉब्लम मेरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व होगा। अदरवाइज मैं उसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकूंगा। अब ये तीनों प्रॉपर्टीज क्या है, अगर आप सबसे पहली प्रॉपर्टी देखें तो ये आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिवाइड एंड कॉन्कर वाली प्रॉपर्टी है कि आपका एक प्रॉब्लम जो है वो आगे फर्दर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो सकता है। यानी अगर आपका प्रॉब्लम फर्दर डिवाइडेबल है तो आप उसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, यानी इसकी एक प्रॉपर्टी टिक हो जाएगी। बट जब मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ तो ये तीनों प्रॉपर्टीज टिक होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप मर्ज सॉर्ट में देखें तो आपका मर्ज सॉर्ट का जो प्रॉब्लम होता है, यानी एक लिस्ट को सॉर्ट करने का जो प्रॉब्लम होता है, अगर हम मर्ज सॉर्ट की बात न करें, अगर आपने किसी एक लिस्ट को सॉर्ट करना है तो ये प्रॉब्लम डिवाइडेबल है। यानी आप इसको अपने एक कंप्लीट एन लिस्ट को आप फर्दर लिस्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, तो ये आपका प्रॉब्लम जो है ये डिवाइडेबल होता है। अगर एक प्रॉब्लम डिवाइडेबल होता है तो फिर हम उसको डिवाइड एंड कॉन्कर के थ्रू सॉल्व कर सकते होते हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक मेरी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड एंड कॉन्कर वाली है। बट अगली दो प्रॉपर्टीज बेटा ऐसी हैं जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर के केस में हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जब हम इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे तो फिर हमने इन प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करना होता है। यानी अगर हमारे प्रॉब्लम्स में फर्दर ये दो प्रॉपर्टीज होंगी तो फिर हम उनको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, अदरवाइज उनको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है फिर, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। पहली प्रॉपर्टी तो होगी कि आप एक प्रॉब्लम को सिंपल सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सके। सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा कि आपके जो सब प्रॉब्लम्स डिफाइन किए हैं आपने जो सब प्रॉब्लम की ब्रांचेस डिफाइन की है उनके अंदर ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर होना चाहिए, या वो सब प्रॉब्लम्स आपके ओवरलैपिंग होने चाहिए। बेटा ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, मैं व्हाइट बोर्ड आपके सामने ऑन कर लेता हूँ, वहीं से हम फिर इसको कंटिन्यू करते हैं कि ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली इसको। अगर मैं एग्जांपल लूं मर्ज सॉर्ट की,
तो मर्ज सॉर्ट के अंदर जब बेटा हम एक लिस्ट को सॉर्ट करते हैं तो उसके अंदर ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर नहीं होता। कैसे? देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बेटा एक लिस्ट है, इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, हमने इस लिस्ट को सॉर्ट करना है, ये हमारा प्रॉब्लम है। और हम अप्रोच मर्ज सॉर्ट फॉलो करें अगर हम, तो मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, हम अपने इस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अपने सब प्रॉब्लम्स को 4 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया। तो जब मैं अपने इस प्रॉब्लम को 4 सब प्रॉब्लम में डिवाइड करूंगा बेटा, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, सारा ये n/4 हो जाएगा। यानी हर सब प्रॉब्लम जो है उसके अंदर n/4 एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, यानी हमने 4 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है। तो मेरे पास जो 4 सब प्रॉब्लम बनेंगे, ये मेरा प्रॉब्लम P था एक्चुअली में, अब ये मेरा सब प्रॉब्लम बन गया। तो ये सब प्रॉब्लम 1 बन गया मेरा, ये सब प्रॉब्लम 2 बन गया है, ये सब प्रॉब्लम 3 और ये सब प्रॉब्लम 4। लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स जो थे वो थाउजेंड्स एलिमेंट्स थे, तो मेरे सब प्रॉब्लम्स के पास कितना डिवाइड हो चुका है, वो 250 में डिवाइड हो चुका है। ऐसे ही है ना, ये 250 वाला 250 एलिमेंट्स यहाँ पड़े हुए हैं, 250 एलिमेंट्स यहाँ पड़े हुए हैं और 250 एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पड़े हुए हैं। सिमिलरली 250 एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पड़े हुए हैं। अब लेट्स से वैसे तो ये फर्दर प्रॉब्लम डिवाइड हो सकता है, बट फॉर नाउ हम ये सपोज करते हैं कि ये प्रॉब्लम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अब हमने इसको सॉल्व करना है, यानी इसको कॉन्कर करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, हम हर n/4 को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मर्ज सॉर्ट में करते हैं हम, या सिंपल सॉर्टिंग को अगर आप सोचे कि अगर आपने लिस्ट को अगर आपने एक सिंपल लिस्ट को आपने फर्दर 4 लिस्ट में डिवाइड किया है, तो फिर आपको हर लिस्ट को जाके सेपरेटली सॉर्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा बेटा, जब अपने आप इस n/4 को सॉर्ट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा P। आपका प्रॉब्लम P पूरा सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आपके पूरे प्रॉब्लम का कितने परसेंट सॉल्व हो चुका होगा बेटा, 25% सॉल्व हो चुका होगा। ठीक हो गया। अभी 75% आपका सॉल्व नहीं हुआ, यानी आप ये सारा सॉल्व करेंगे तो 100% होगा। आप यानी रिमेनिंग सब प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे तो आपका 100% पूरा होगा। फिर आपने क्या किया, आपने दूसरी लिस्ट को भी सॉर्ट कर दिया, तो फिर आपके प्रॉब्लम का 25% ये बनता है। तो ये टोटली आपने प्रॉब्लम का 50% सॉल्व कर लिया और रिमेनिंग 50% आपको सॉल्व करना है। फिर आपने इसको भी, इस लिस्ट को भी सॉर्ट कर लिया, तो आपका बेटा 75% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। रिमेनिंग 25% आपको सॉल्व करना है। आप इसको सेपरेटली सॉल्व करोगे, जब आपने इस लिस्ट को भी सॉर्ट किया तो आपका 100% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। अगर आप इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो बेटा इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर नहीं है। इसके अंदर कोई ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स या ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर नहीं है। ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर ये होता है, फॉर एग्जांपल मैंने जब इस यहाँ पे 25% प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और जब मैं इस लिस्ट को सॉल्व करने आया तो पता चला कि ये लिस्ट या ये प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम मेरा बिल्कुल वही सब प्रॉब्लम है मेरा, जो कि मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, जिसका आंसर मैंने यहाँ फाइंड किया। तो फिर इस केस में क्या करूंगा बेटा, मैं इस सब प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसी का सोल्यूशन उठा के यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर में ये होता है कि हमारे जो सब प्रॉब्लम्स होते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल मेरे सब प्रॉब्लम 6 सब प्रॉब्लम्स बन गए मेरे, ये 10 सब प्रॉब्लम्स बन गए। तो उन 10 सब प्रॉब्लम्स में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सिमिलरली डिफाइंड हो गए, वो रीडिफाइंड हो गए, उनको ब्रेक किया हमने, तो वो सब प्रॉब्लम्स हमारे बिल्कुल एग्जैक्टली वही बन रहे हैं, जो कि हमारा एक्चुअली में एक सब प्रॉब्लम था, वो दूसरा सब प्रॉब्लम भी सिमिलर वैसा बन रहा है, कोई और सब प्रॉब्लम भी बिल्कुल वैसा बन रहा है। तो ये ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर है। तो इस केस में फिर हम कहते हैं कि आपके पास अगर सब प्रॉब्लम्स में, अगर आपने प्रॉब्लम को डिवाइड किया और आपके सब प्रॉब्लम्स, कुछ सब प्रॉब्लम्स आपके सिमिलर हैं, तो फिर आपने उनको अगेन एंड अगेन सॉल्व नहीं करना, आप उनका वन टाइम सोल्यूशन फाइंड कर लें, और फिर आप उस वन टाइम सोल्यूशन को आप जो है कहीं पे स्टोर कर लें, और फिर जब आपको दोबारा आपके पास सेम सिमिलर प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम आपके पास रिपीट होगा उस प्रॉब्लम का, तो आपने प्रीवियस वाले सोल्यूशन को उठा के वहां पे प्लेस कर देना। तो आपने दोबारा से एक सोल्यूशन कैलकुलेट नहीं करना, और इसे हम कहते हैं कि हमारे प्रॉब्लम के अंदर ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर है। वापस आते हैं बेटा स्लाइड के ऊपर। देखें,
उसकी डेफिनेशन भी आपको यही बता रही है कि आपकी जो सब प्रॉब्लम्स हैं, मीन आपकी जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं, उसके अंदर आप यानी सेम प्रोसीजर आप मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, आप यानी सेम आंसर आप मल्टीपल सब सॉल्यूशंस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बेटा जो लास्ट प्रॉपर्टी है, फिर ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर की बेटा आप इसको भी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा एग्जाम्पल के थ्रू। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी बेटा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने एक एन प्रॉब्लम को या आपने अपनी एक के प्रॉब्लम को फर्दर आपने डिवाइड किया है डिफरेंट सब प्रॉब्लम के अंदर, लेट्स से आपका ये जो के प्रॉब्लम था इसका साइज था एन और आपने इस एन प्रॉब्लम को एम सेक्शन से डिवाइड कर दिया। लेट्स से ये मैं अगेन एक लिस्ट ले लेता हूँ आपके आगे, ये मेरा बेटा एक प्रॉब्लम है, लेट्स से के मेरा प्रॉब्लम का नाम है और इस के प्रॉब्लम के अंदर मेरे पास इस के प्रॉब्लम का साइज जो है वो एन है और मैंने इस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया, यानी मैंने इसको यहाँ से डिवाइड किया तो ये मेरा एम बन गया। ठीक हो गया। अब अगर देखें, अगर हम बात कर रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तो हम फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के ऊपर मूव करेंगे। और जैसे हम ग्रीडी में अप्रोच में हमने देखा है कि हम एक प्रॉब्लम को जब सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं तो फिर हर सब प्रॉब्लम के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपने क्या करना होता है, आपने इंस्टेंट टाइम के ऊपर यानी फर्दर इग्नोर करते हुए, फर्दर स्टेजेस को इग्नोर करते हुए आपने इंस्टेंट टाइम के ऊपर बेस्ट सॉल्यूशन पिक करना होता है, जिसको हम कहते हैं उसका वो लोकल ऑप्टिमल होता है। उस लोकल ऑप्टिमल को पिक करते हुए आप ग्लोबल ऑप्टिमल पिक करते हैं। लेकिन लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये कहती है कि अगर आपने एक प्रॉब्लम के को यानी जिसका साइज एन था आपने इसको एम पे डिवाइड किया है, तो इसका मतलब है कि अब आपने इस प्रॉब्लम को सेपरेट सॉल्व करना है और आपने इस प्रॉब्लम को सेपरेट सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल आप जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो फिर आपने करना क्या है कि अब आपने ये नहीं करना कि आपने जस्ट 1 से लेके m तक की ऑप्टिमल फाइंड करना है, अब आपके पास ये भी कंडीशन है कि आपने 1 से लेके m तक भी लाजमी ऑप्टिमल फाइंड करना है अगर आप ओवरऑल 1 से लेके n तक ऑप्टिमल अचीव करना चाह रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं ये हमारे पास ऑप्टिमल सब प्रॉब्लम्स है। इसकी एक और एग्जांपल ऐसे है बेटा, अगर मैं अगेन जर्नी की फॉर्म इसकी एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपने विजिट करना है बहावलपुर से लाहौर, आपने ट्रैवल करना है, आपका ये प्रॉब्लम पी है, आपने बहावलपुर से लाहौर जो है वो ट्रैवल करना है और आप जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं आप कम से कम टाइम में अपने इस डेस्टिनेशन पे आपने रीच करना है। बहुत सारे रूट पॉसिबल हो सकते हैं कि अगर आपने बहावलपुर से लाहौर जाना है आप जीटी रोड के थ्रू, मोटरवे के थ्रू, फिर जीटी रोड में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप डिफरेंट रूट्स को फॉलो करते हुए आप जो है वो बहावलपुर से लाहौर जो है वो रीच कर सकते हैं। अब आपका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि आपने यहाँ तक जाना है और आप डेफिनेटली अगर आप डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो ये आपका ऑप्टिमल प्रॉब्लम होना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से क्या मुराद है कि सारे रूट्स में से आपने बेस्ट रूट पिक करना है, सारे रूट्स में से आपने बेस्ट रूट को पिक करना है। बट फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पर्सन कहता है कि अच्छा आप बहावलपुर से लाहौर जा रहे हो, या लेट से आप अपने खुद इस प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हो, या कोई पर्सन आपको सजेस्ट कर देता है कि आप ऐसा करो कि आपने पहले मुल्तान को भी विजिट करते हुए जाना है। यानी अब आपके पास ये कॉन्स्टेंट लग गया कि आपने बहावलपुर टू लाहौर तो जाना है लेकिन आपने मुल्तान को डेफिनेटली विजिट करते हुए जाना है, मुल्तान को स्किप नहीं करेंगे आप। तो इसका मतलब है कि अब आपने हर रूट पिक नहीं करना, आपने सिर्फ वही रूट पिक करना है जो कि मुल्तान से होते हुए आपको लाहौर में लेके जाएंगे। तो अब आपका ये सब प्रॉब्लम दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। आपका प्रॉब्लम एक, आपने बहावलपुर टू मुल्तान ट्रैवल करना है, सेकेंडली आपने फिर मुल्तान से लाहौर ट्रैवल करना है। तो जो ऑप्टिमल सब प्रॉब्लम से क्या मुराद है, अब आपका ये जो सब प्रॉब्लम है बहावलपुर टू मुल्तान का ये भी डेफिनेटली ऑप्टिमल होना चाहिए। यानी अगर फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट आपके पास वे हैं बहावलपुर टू मुल्तान जाने के, तो आपने यहाँ से क्या पिक करना है बेटा, आपने यहाँ से पिक करना है हमेशा ऑप्टिमल। ठीक हो गया। तो ये 3 प्रॉपर्टीज बेटा, अगर आपके प्रॉब्लम इन 3 प्रॉपर्टीज को, मेजरली 2 प्रॉपर्टीज हैं वैसे कि आपका प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में डिवाइड होता है और उसका ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर हो, तो आप उसको डायनामिक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी आप कोशिश करते हैं आप इसको अचीव करने की, बट अगर नहीं भी अचीव हो पाती तो दैट्स फाइन। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं बेटा, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। वापिस स्लाइड पे मूव कर जाते हैं।
इनको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉपर्टीज भी कह देते हैं, विच मीन के अगर हमारे प्रॉब्लम के अंदर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो फिर हम उसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो ये भी वही है, द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ फॉर वन प्रॉब्लम इंस्टेंस इज फॉर्म फ्रॉम ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर स्मॉलर प्रॉब्लम। यानी आप स्मॉलर प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमल्स को चूज करते हुए आप ग्रेटर ऑप्टिमल की तरफ अप्रोच करते हैं। बट ये ग्रीडी से डिफरेंट है। ग्रीडी से कैसे डिफरेंट है ये हम इसको एट द एंड ऑफ लेक्चर जो है हम इसको कंक्लूड कर लेंगे, जब हम सारे इसके प्रॉब्लम्स भी स्टडी कर चुके होंगे और ग्रीडी भी स्टडी करके बैठे हुए हम, तो फिर हम इसका कंपैरिजन एट द एंड ऑफ लेक्चर देख लेंगे। बेटा एक कंपैरिजन दिया गया है, डेफिनेटली आपको समझ भी आ गया होगा, हमने प्रीवियसली भी बात कर लिया कि डायनेमिक और डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या फर्क होता है। सिमिलैरिटीज क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर में भी आप अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं और डायनेमिक प्रॉब्लम में भी आप अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करती है, फिर उन सब प्रॉब्लम को रिकर्सिवली सॉल्व करती है, यानी जितने भी सब प्रॉब्लम्स होंगे वो इंडिपेंडेंट के दूसरा सब प्रॉब्लम क्या है वो हर सब प्रॉब्लम को लाजमी सॉल्व करेगी, चाहे सब प्रॉब्लम रिपीट भी हो रहे होंगे ना, दो सब प्रॉब्लम सिमिलर है वो फिर भी दोनों सब प्रॉब्लम्स को जाके अलग अलग से सॉल्व करेगी। डिसिमिलरिटीज क्या है बेटा, अनलाइक डिवाइड एंड कॉन्कर सब प्रॉब्लम आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्या कहना चाह रहा है कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के अंदर आपके पास जो सब प्रॉब्लम होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, आपने सारे सब प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली लाजमी जाके सॉल्व करना है। बट जब हम बात करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तो आपके सब प्रॉब्लम्स के दरमियान ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर्स होता है, तो फिर आपके सब प्रॉब्लम्स को आपने जाके आप अगर देखते हैं कि अगर वो सेम सिमिलर है तो फिर आपने उनको अगेन एंड अगेन सॉल्व नहीं करना होता। अगर आप इसकी सब बुलेट्स को पढ़ें तो आपको यही बता रहा है सब प्रॉब्लम्स में शेयर सब प्रॉब्लम, यानी आपके जो सब प्रॉब्लम्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं। सॉरी बेटा मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अब डायनामिक प्रोग्रामिंग के एक्चुअली में बेनिफिट हमें क्या होता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग हमारी जो कंप्यूटेशन कॉस्ट होती है, यानी अगर हमारा एक प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है सोल्यूशन फाइंड करने में, तो हम उसकी कंप्यूटेशन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। हम वो कंप्यूटेशन कॉस्ट कैसे रिड्यूस करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे जो सब प्रॉब्लम्स हैं वो उनका ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर है, तो हम फिर इसी चीज़ को कैश करते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर हमारे सब प्रॉब्लम्स के दरमियान में ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर है तो हम उनको अगेन एंड अगेन सॉल्व नहीं करते, बल्कि हम उसको वन टाइम सॉल्व करते हैं और रिमेनिंग की जगह हम फिर उनके आंसर जस्ट पुट करते रहते हैं। तो हम करते क्या है कि हम जितने भी हमारे सब प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हम उन सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन को स्टोर करते रहते हैं, ठीक है। और जब हम उन सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन को स्टोर करते हैं और जब हमारे पास एक सब प्रॉब्लम रिपीट होता है तो हम हमारे पास चूंकि सोल्यूशन स्टोर होते हैं तो फिर हम उन्हीं स्टोर सोल्यूशंस को यूज कर लेते हैं, रादर देन के मैं हर सब प्रॉब्लम को जाके अगेन कैलकुलेट करूं। तो यही बेसिकली ये बेसिक इसका यही मैकेनिज्म है कि आपका सब प्रॉब्लम जब रिपीट होता है तो आप उनके सोल्यूशन को स्टोर करते जाएं और फिर आप जब दोबारा देखेंगे आपका सब प्रॉब्लम अगेन वही रिपीट होके आ रहा है, तो जो आपने एक दफा कैलकुलेट कर ली चीज आपने उसी को अगेन अप्लाई कर देनी होती है। अच्छा, इसको मैं समझाने के लिए एक और भी कॉन्सेप्ट है, ये ना बेटा एक तरह से मेमोराइजेशन, जैसे हम ह्यूमंस अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं मेमोराइजेशन के जरिए। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज को मैंने प्लस करके मैंने एक आंसर निकाला हुआ है, लेट्स से ये मेरे पास बेटा लिस्ट ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक हो गया। लेट्स से मैंने इनका सम कैलकुलेट करना है, जब मैं इनका सम कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 10 + 2 12, 12 + 10 हमारे पास आ जाएगा 22 एंड 22 30 आपके पास आ जाएगा बेटा 52। अब इसका आंसर क्या है 52 और ये मैंने अपने माइंड में मेमोराइज कर लिया है, ठीक हो गया। अब आफ्टर सम टाइम और ये मैंने कंप्यूटेशन किया तो इसके ऊपर कॉस्ट आई है ना, टाइम लगा है, मैंने इनको एडअप किया तो एक कॉस्ट आई है इसके ऊपर। अब आफ्टर सम टाइम मेरे सामने ये सीरीज दोबारा रिपीट होती है और इस सीरीज में एक नंबर और ऐड कर दिया जाता है, लेट्स से इसके अंदर एक नंबर और ऐड कर दिया जाता है अगेन 10 का।
अब अगर मैं इसको मेमोराइज नहीं किया होगा, मैंने कहीं पे इस सॉल्यूशन को स्टोर नहीं किया होगा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, और मैं इसका सॉल्यूशन भूल चुका हूं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगेन यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी मुझे अगेन मेरी कंप्यूटेशन कॉस्ट आएगी। मैं यहाँ से अगेन कंप्यूट करूंगा 1 + 2 + 9 + 30 + 10 एंड प्लस 10, मेरे पास एक आंसर अगेन यहाँ कंप्यूट हो जाएगा। बट अगर मुझे यहाँ तक आंसर ऑलरेडी रिमेंबर है मुझे कि यहाँ तक का आंसर जो था वो 52 था, तो मैंने क्या करना है, अब मैंने जस्ट इस 10 को इसमें ऐड करना है और मेरे इस पूरे प्रॉब्लम का मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। बेटा डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी सिंपली ऐसे ही काम करती है कि हम जो सॉल्यूशन एक्चुअली में कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो हम उनको स्टोर करते जाते हैं, और अगर हमारे सब प्रॉब्लम्स में जाके अगेन वही सब प्रॉब्लम्स में हमारे रिपीट हो रहे होते हैं प्रॉब्लम, तो फिर हम उन्हीं सॉल्यूशंस को अप्लाई कर देते हैं वहां पे जाके। आई होप सो कि आपको बेसिक आइडिया जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्लियर हो चुका होगा। अगेन बेटा, जो अब मैंने आपसे अभी बात की कि बेसिक आइडिया क्या है, कि अगर आपके प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स शेयर हैं आपके, आप उनको रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे तो फिर आपको हर सब प्रॉब्लम को अगेन एंड अगेन सॉल्व करना पड़ेगा, आपको रिकर्सिवली उनको कॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप फंक्शंस बना के सॉल्व कर रहे हैं तो आप फंक्शंस कॉल करेंगे, और अगर आप ऑप्टिमाइजेशन को, यानी अगर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज करेंगे तो फिर आपने क्या करना है, आपने सब प्रॉब्लम्स को स्टोर करते हुए जाना है, और जब आपका सब प्रॉब्लम आपके सामने रिपीट होगा तो फिर आपने इसको दोबारा से कंप्यूट नहीं करना, बल्कि आपने सेम सब प्रॉब्लम को यूज करना है। और हम इसकी एग्जांपल देखेंगे कि हम अपने बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हम टाइम जो है बेटा वो रिड्यूस कर सकते हैं। जब हम उनको अगेन सॉल्व नहीं करेंगे तो हो सकता है कि मेरा प्रॉब्लम जो है, अगर वो एक्सपोनेंशियल टाइम ले रहा है तो मेरा वो एक्सपोनेंशियल टाइम जो है वो पोलिनोमियल टाइम में कन्वर्ट हो जाए। हम देखेंगे कि सिंपल प्रॉब्लम्स भी एक्सपोनेंशियल टाइम ले सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल टाइम बहुत ज्यादा टाइम होता है। एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब होता है भला? एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 2 की फॉर्म में एक्सप्लेन करूं तो 2 की पावर n, यानी आपके जो टाइम कॉस्ट है आपका वो इस फॉर्म में चल रहा है। तो अगर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करें तो बेटा हो सकता है कि आपका जो कॉस्ट, जो 2 की पावर n कॉस्ट है, वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए, लेट्स से n, बिग O ऑफ n, थीटा ऑफ n कह लें आप इसको, मैं यहाँ पे नोटेशन यूज नहीं कर रहा। अब अगर आप देखें कि आपका एक प्रॉब्लम जो 2 की पावर n ले रहा था, अगर आपने उसको n में कन्वर्ट कर दिया तो डेफिनेटली कि आपने कितना टाइम सेव किया, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप में से अगर कोई कैलकुलेट करे पर्सन कि अगर आपका एक प्रॉब्लम है जो कि जिसकी n जो है वो 100 है, यानी आप वो 100 एलिमेंट्स के ऊपर अपनी कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहा है, तो आप कैलकुलेट करें कि 2 की पावर n का आंसर क्या आता है, यानी 2 की पावर आपने क्या पुट करनी है बेटा, 2 की पावर आपने 100 पुट करनी है। ठीक है, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फिगर आया आपके पास। और अगर आपका वही सेम प्रॉब्लम अगर आप इसको डायनेमिक के थ्रू सॉल्व करें, ये रिकर्सिव अप्रोच के थ्रू आपके पास आंसर आ रहा होगा रिकर्सिव, और अगर आप इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो माइट भी आपकी ये कॉस्ट रिड्यूस हो जाए 100 के ऊपर, या वो 100 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है, यहाँ पे वो कुछ फ्यू थाउजेंड्स यूनिट ऑफ टाइम जो है वो ले रहा होगा, शायद इससे भी कोई बड़ा फिगर हो सकता है अगर आप इसको कंप्यूट करें तो 2 की पावर 100 को। और अब जैसे जैसे आपकी इनपुट बढ़ेगी ये कॉस्ट बड़ी ग्रेटर फॉर्म में इंक्रीज करेगी, बड़ी एक्सपोनेंशियली, यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसे बनता है हमारे पास, यानी x में थोड़ा सा चेंज आने से y में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। x क्या है बेटा, आपके पास इनपुट है, और y में आपके पास बेटा क्या है, आपकी कॉस्ट का फंक्शन है, t ऑफ n है आपके पास। ठीक हो गया, तो आप हल्की सी इनपुट बढ़ाएंगे कॉस्ट में रैपिडली इंक्रीज आ जाएगा, और अगर आपके पास यही लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए तो आपकी ये इक्वेशन जो है वो ऐसे चलती है, यानी जितनी आपकी इनपुट बढ़ रही है उसी हिसाब से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो ज्यादा इफेक्ट आपके पास नहीं आ रहा आपकी इनपुट बढ़ने से। तो ये बेसिक आइडिया है कि आपके जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो कैसे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। मैं अपनी ड्राइंग्स क्लियर कर देता हूँ और अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। बेटा ये स्टेप्स हैं, रादर देन कि मैं इन स्टेप्स को वन बाय वन रीड करूं, हम क्यों ना एक एग्जाम्पल के ऊपर मूव करते हैं और हम उस एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। हम उस एग्जाम्पल को पहले रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे कि रिकर्सिवली इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, और फिर इसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर लेके जाएंगे, देखेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कितनी कॉस्ट हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग में लेके जाएं। इन स्टेप्स के ऊपर हम बाद में आके बात करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर स्टेप हमारे लिए होंगे। अच्छा बेटा, ये एक प्रॉब्लम है फेबनोची सीरीज का, फेबनोची भी कहते हैं इसको, फेबनोची भी कहते हैं इसको, डिफरेंट टर्म इसके लिए यूज की जाती हैं।
मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग ने फिबोनाची सीरीज को ऑलरेडी प्रोग्रामिंग के अंदर स्टडी किया होगा या डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने स्टडी किया होगा, तो आप मुझे चैट में जस्ट अपना रिस्पांस दे दें कि आप लोगों को प्रॉब्लम का आइडिया है फिबोनाची सीरीज क्या होता है, ताकि फिर हम डायरेक्टली सॉल्यूशन के ऊपर मूव करें। ऑलराइट, नो। बेटा वो कभी नहीं सुनी वो एक रैबिट वाली एग्जांपल? दो रैबिट्स होते हैं, वो एवरी मंथ जो है वो एक पेयर बॉर्न होता है उनसे, वो डाई नहीं करते। वो ये बड़ी पॉपुलर एग्जांपल है, हो नहीं सकता कि आप लोग पूरा एमसीएस करके बैठे हो, आपने वो रैबिट वाली किसी ने आपको एआई के अंदर स्टडी की होगी आपने, पॉसिबल है, डाटा स्ट्रक्चर में है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, ऑल सारे नोट्स। ठीक है जी, ठीक है बेटा। फिबोनाची सीरीज ना हमारे पास एक नंबर सीरीज है। ये अगर आप नंबर सीरीज अगर आप देखें तो आपको ये नजर आ रही होगी। ये जो सीरीज है ना बेटा, ये इसको हम कहते हैं ये फिबोनाची सीरीज है। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल, एक एक बड़ी फेमस एग्जांपल ही दी जाती है कि एक गार्डन के अंदर ना दो रैबिट्स हैं, और लेट्स से वो दो रैबिट्स जो हैं वो उनको फर्स्ट मंथ जो है उनका जो ऑनर है वो उनको लेके आता है। वो रैबिट्स का कपल होता है, तो 0 से लेके 1 मंथ तक, और 1 से यानी फर्दर वो इन इन फ्यू सम फ्यू टाइम ऑफ अमाउंट जो है वो टाइम ऑफ पीरियड जो है उनके आगे जो है उनकी जनरेशन नहीं ग्रोथ करती है, बट आफ्टर फ्यू टाइम के बाद फिर उनकी आगे जनरेशन ग्रो करना स्टार्ट करती है। तो जब उनकी जनरेशन ग्रो करती है तो वो ग्रो करती जा रही है, और उसमें एक पैटर्न है कि जो हर पेयर है वो एग्जैक्टली एवरी मंथ जो है वो एक न्यू बेबी जो है वो उसका ग्रो करता है, बॉर्न होता है वो। और हम ये सपोज कर रहे होते हैं कि वो उनमें से कोई भी रैबिट जो है वो मर नहीं रहा, यानी सारे के सारे रैबिट जो है वो अलाइव हैं। तो इस केस में हमारे पास वो जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से बन रहा होता है। खैर उस एग्जाम्पल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है हमें। अगर आप इस सिंपल, अगर आप इस नंबर सीक्वेंसेस को देखें तो बेटा क्या इनमें कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है, या ये रैंडमली आपको विजिबल हो रहे हैं? 0 1 1 2 3 4 5 8 13 21, क्या पैटर्न चल रहा है? कोई बता सकता है बेटा? इन नंबर्स में कोई पैटर्न है? और अगर वो पैटर्न है तो क्या पैटर्न है? नहीं आइडिया हो रहा क्या पैटर्न है इसमें? ऑल राइट बेटा, पैटर्न ये है, चलें एक मैसेज आया चेक कर लेते हैं। नहीं आइडिया हो रहा? ऑल राइट बेटा, पैटर्न ये है कि आपका हर नेक्स्ट नंबर जो है, आपका हर नंबर जो है वो प्रीवियस टू नंबर का सम है, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट टू वैल्यूज। यानी फर्स्ट टू वैल्यूज खुद आई हैं, और अगर आप फर्स्ट टू वैल्यूज के आगे हर वैल्यू को स्टडी करें तो आपकी हर वैल्यू जो है वो प्रीवियस टू वैल्यूज का सम है। जैसा कि वही असल में ये रैबिट की एग्जांपल दी जाती है कि वो पहले जी वो दो पेयर्स को बाय करके लाते हैं, पहले मंथ तक उनकी कोई ग्रोथ नहीं होती, तो आफ्टर फर्स्ट मंथ फिर उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो यानी पहले दो करेक्टर्स आपके डायरेक्टली हैं इनमें, यानी 0 और 1 को डायरेक्टली राइट किया गया है, लेकिन इसके बाद हर अगला जो आपके पास डिजिट आ रहा है वो प्रीवियस टू वैल्यूज का सम आ रहा है। फॉर एग्जांपल 0 + 1 किया तो बेटा मेरे पास ये 1 आ गया, ठीक है। फिर अब प्रीवियस टू करेक्टर क्या है, 1 + 1 किया तो मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। अब 2 + 1 किया तो 3 आ गया, 3 + 2 किया, और सॉरी ये फिबोनाची सीरीज नहीं है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल रॉन्ग कोड कर दिया। यहाँ पे ये 4 नहीं आएगा बेटा, सॉरी ये 4 नहीं है, यहाँ पे ये 4 मिस्टेकनली लिखा गया मेरे से यहाँ से। तो 2 + 3 किया बेटा हमारे पास 5 आया, 5 + 3 किया हमारे पास 8 आया, 8 + 5 किया हमारे पास 13, 13 + 8 21, और इसी तरह हमारे पास ये चलती जा रही है। इसको हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। फिबोनाची सीरीज में ये होता है कि हमारी हर टर्म जो है
वो अपने से प्रीवियस दो टर्म का सम होती है, और आपकी पहली दो टर्म जो है वो 0 और 1 होती हैं बस। ठीक है, अब 0 और 1 के बाद आपकी हर जो नेक्स्ट टर्म होती है वो प्रीवियस टू टर्म का सम होती है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे अगर आप देखें 13 को, तो 13 जो है वो अपनी प्रीवियस टू टर्म का सम है, लाइक 8 और 5। इसी तरह आप 34 को देखें तो 34 जो आपकी प्रीवियस टू टर्म का सम है 21 एंड 30। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे आपने अब मैं आपको एक नंबर देता हूं और आपने एक प्रोग्राम राइट करना है जो कि एक नंबर एक्सेप्ट करेगा मुझसे और कैलकुलेट करके देगा कि वो जो नंबर है आपका वो फिबोनाची सीरीज की कौन सी टर्म बन रही है। फॉर एग्जांपल ये फिबोनाची सीरीज की पहली टर्म है, लेट्स से ये 0 टर्म है, ये 1 टर्म है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5th टर्म है, ये 6 टर्म है, ये 7 टर्म है। अगर आप इसको 0 से स्टार्ट कर लें, अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी 8 टर्म हो जाएगी। लेट्स से मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझे बताएं जी आपका जो 89 है ये कौन सी टर्म बन रही है। तो बेटा 89 कौन सी टर्म बन रही है आपकी? लेट्स से आपकी 89 जो है वो 12 टर्म बन रही है। ठीक है, यानी मैं हम 89 हम फंक्शन को भेजेंगे और हम फाइंड करेंगे कि ये कौन सी टर्म है। तो हम क्या करेंगे, हम 0 और 1 को इनिशियलाइज करवा के इसको सम अप करते हुए हम आएंगे आगे की तरफ कि जी 89 हमारे पास कौन सी टर्म बन रही है। तो ये एक्चुअली में हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है जिसमें हमने फाइंड करना होता है कि हमारी फिबोनाची सीरीज की कौन सी टर्म जो है वो कहाँ पे अकर हो रही है। और इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन एल्गोरिदम मैंने लिखा हुआ है, अगर आप इसको सेल्फ स्टडी करें तो बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है। 11th कैसे, 11th से क्या मुराद है बेटा? एट प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 13 34, 31। मैं कोई हो सकता है राइटिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे। 55 प्लस 34 89, 89 प्लस, मेरे ख्याल से तो ठीक है, पर हो सकता है कि मुझसे कोई नंबर माइट भी, अब मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, इतना मैं भी मैथ में फास्ट नहीं हूँ। बट दे में भी पॉसिबल कि वो मेरे से भी राइटिंग में कोई गलती होगी। पैटर्न यही होता है, पैटर्न यही होता है, मेरे से राइटिंग में गलती होगी, जैसे यहाँ पे 4 मिस्टेकनली मैंने टाइप कर दिया था। अब बेटा अगर आप इसका एल्गोरिदम लिखें तो देखें कि एल्गोरिदम में आपके पास क्या आ रहा है। आपने एक एल्गोरिदम राइट किया जो कि एक नंबर रिसीव करता है, यानी टर्म रिसीव करता है और कैलकुलेट करता है कि इसके अगेंस्ट हमारे पास कौन सा फिबोनाची नंबर जो है वो जनरेट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब तक हमारा, क्योंकि देखें तो हमारा बेस वैल्यू जो है वो 0 और 1 है, यहाँ तक हमने आना होता है। तो जब तक हमारे पास जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 नहीं हो जाती, यानी 1 या 0 नहीं आ जाती, तो जब 1 या 0 नहीं आती तब तक हमने क्या करना है बेटा, हमने हर दो प्रीवियस वैल्यूज का सम फाइंड करके हमने एक नई वैल्यू कंस्ट्रक्ट करनी है। तो उसके लिए देखें मैंने रिकर्सिव कॉल यहाँ पे अप्लाई की हुई है, यानी फैब n-2 एंड फैब n-1 ये प्लस होके आ रहा है। आप जस्ट इस एल्गोरिदम को देख लें, फिर मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेके जाता हूँ और हम इसकी जो है ना, जो इसकी एग्जीक्यूशन है वो वहां पे देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं यहाँ पे पास करूँ 5, ठीक हो गया। तो 5 जो है वो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये तो सिर्फ 1 और 0 पे ट्रू होगी, अदरवाइज ये फॉल्स ही है समझ लो। अब फैब ऑफ 5 के ऊपर, यानी जब हमने यहाँ पे फैब ऑफ 5 भेजा तो अब फैब ऑफ 5 कैलकुलेट करने के लिए हमें उसके प्रीवियस वैल्यूज को कैलकुलेट करना है ना। तो प्रीवियस वैल्यूज क्या बनेगी बेटा, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे फैब ऑफ 3 यानी उसकी प्रीवियस दो टर्म्स, उसकी प्रीवियस दो टर्म्स जो बनेगी वो फैब ऑफ 3 और फैब ऑफ 4 बनेगी, यानी फैब ऑफ 3 और फैब ऑफ 4 को प्लस करेंगे तो फैब ऑफ 5 आ जाएगा। क्योंकि आपने प्रीवियस फिबोनाची सीरीज भी तो कैलकुलेटेड नहीं होती ना आपके पास। ठीक हो गया। अगेन के अब ये फंक्शन आपका अलहदा कॉल होगा और ये फंक्शन आपका अगेन रिकर्सिव कॉल है, ये दोबारा से कॉल होगा। तो अब यहाँ पे फैब ऑफ 3 और फैब ऑफ 4 कॉल होंगे। लेट से पहले फैब ऑफ 3 कॉल होगा, फैब ऑफ 3 जब कॉल हुआ तो ये भी 1 और 0 नहीं है, तो ये फिर क्या करेगा, ये -2 के साथ फिर कॉल होगा। तो जब ये -2 के साथ कॉल होगा तो फैब ऑफ 3 आगे फिर फैब ऑफ 1 को कॉल करेगा। रादर देन कि मैं आपको ये यहाँ पे समझाऊं, हम इसका एक ट्री ड्रॉ कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर जाके और वहां पे देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास। वेयर इज व्हाइट बोर्ड। मैं वो बेसिक स्टेटमेंट लिख देता हूँ आपके सामने यहाँ पे। यानी हो क्या रहा है कि
हमारे पास एक तो फैब ऑफ n माइनस टू कॉल हो रहा था और फिर प्लस फैब ऑफ n माइनस वन, यानी प्रीवियस दो टर्म्स का अगेन हमने फैब कैलकुलेट करना है। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक हमारा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी या तो वो 1 है या 1 के फैब ऑफ n माइनस वन। एंड कंडीशन है हमारे पास ये दो रिकर्सिव फंक्शन कॉल कब तक होंगी? जब तक आप 0 और 1 तक नहीं आ जाएंगे। तो इसलिए कंडीशन जो थी वो लेस इक्वल की कंडीशन थी हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने अब फैब ऑफ 5 सेंड किया, यानी फेबनोकी ऑफ 5 मैंने कैलकुलेट करना है, तो ना तो ये 0 है ना ये 1 है, तो कंडीशन फॉल्स होगी। अब एक फंक्शन कॉल के अगेंस्ट फर्दर दो रिकर्सिव फंक्शन कॉल होंगी बेटा, यानी एक n माइनस टू के साथ। जब n माइनस टू के साथ मैंने इसको कॉल किया तो ये क्या बन जाएगा? ये फैब ऑफ 5 माइनस टू यानी फैब ऑफ 3, और ये हमारे पास फैब ऑफ 4 बन गया। यानी फैब ऑफ 5 कैलकुलेट करने के लिए आपको इन दो फैब को कैलकुलेट करना और इनको सम करना है आपने। अब फैब ऑफ 3 भी कैलकुलेटेड नहीं है हमारे पास। कंडीशन हमारी देखें अगेन, फैब ऑफ 3 रिकर्सिव फंक्शन कॉल है ना, फैब ऑफ 3 कॉल हो रहा है, तो 0 और 1 नहीं है, तो ये अगेन जाके फिर इन दोनों को कॉल करेगा। तो फैब ऑफ 3 ने अगेन रिकर्सिव कॉल की बेटा। जब इसने अगेन रिकर्सिव कॉल की तो पहली कॉल n माइनस टू, अब n 3 है हमारे पास, तो 3 माइनस टू फैब ऑफ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बेटा फैब ऑफ 2 आ जाएगा। ये n माइनस वन है, तो ये फैब ऑफ 2। अब जब फैब ऑफ 1 कॉल होगा बेटा, तो फैब ऑफ 1 के ऊपर हमारी लूप फॉल्स हो रही है और रिटर्न कर रही है n को, यानी जो भी n जा रहा है वही रिटर्न हो रहा है। तो फैब ऑफ 1 आगे कॉल नहीं होगा, बल्कि ये n रिटर्न करेगा। n 1 ही है, तो फैब ऑफ 1 ने बेटा क्या रिटर्न कर दिया? हमें 1 रिटर्न कर दिया। साथ में ये प्लस भी होते जा रहे हैं दोनों, ठीक है। जब फैब ऑफ 2 जाएगा तो फैब ऑफ 2 दोबारा कॉल होगा। जब फैब ऑफ 2 दोबारा कॉल होगा बेटा, तो ये n माइनस टू यानी फैब ऑफ 0 कॉल होगा, और ये फैब ऑफ 1 कॉल होगा माइनस वन के साथ, 2 माइनस वन फैब ऑफ 1। अब फैब ऑफ 0 के ऊपर ये रिकर्सिव कॉल नहीं करेगा, बल्कि 0 के ऊपर स्टॉप करेगा, क्योंकि ये 1 से वैल्यू लेस हो चुकी है। इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये भी n रिटर्न करेगा। तो फैब ऑफ 0 का आंसर बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? फैब ऑफ 0 का आंसर रिटर्न 0 होगा यहाँ से, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 1, क्योंकि फैब ऑफ 1 के ऊपर भी स्टॉप करते हैं। अब फैब ऑफ 0 और फैब ऑफ 1 को किसने कॉल किया था? फैब ऑफ 2 ने, और दरमियान में प्लस का साइन लगा हुआ था, तो ये 0 प्लस 1 फैब ऑफ 2 आपके पास 1 कैलकुलेट होकर आ जाएगा। मैं भी इसकी कैलकुलेशन को रहने देता हूँ। अभी हमने ये वाली साइड एग्जीक्यूट की है, जो कि इसकी राइट साइड है, जो कि इसकी लेफ्ट साइड है। अब इसकी राइट साइड को देखते हैं। तो ये फैब ऑफ 4 है, ये भी रिकर्सिवली कॉल होगा डेफिनेटली। तो ये रिकर्सिवली जब कॉल होगा बेटा, तो ये फैब ऑफ 2 के ऊपर कॉल होगा, और ये फैब ऑफ 3 बन जाएगा। फैब ऑफ 2 दोबारा कॉल होगा बेटा, तो ये फैब ऑफ 0 और फैब ऑफ 1 बन जाएगा। और जो आपके पास ये फैब ऑफ ये 4 माइनस 2 हो गया, ये फैब ऑफ 3 हो जाएगा। फैब ऑफ 3 फर्दर कॉल होगा, तो फैब ऑफ 1 एंड फैब ऑफ 2। अब फैब ऑफ 2 फर्दर कॉल होगा, तो फैब ऑफ 0 एंड फैब ऑफ 1। इसके बाद ये कॉल नहीं होगा, ये यहाँ से 1 लेके आएगा, ये 0 लेके आएगा। 0 प्लस 1 बेटा फैब ऑफ 2 का आंसर क्या आ जाएगा? 2। फैब ऑफ 1 यहाँ से क्या लेके आएगा? 1। तो 1 प्लस 2 यानी फैब ऑफ 3 का आंसर हमारे पास क्या चला जाएगा? 3। इधर से हम इस साइड को कंप्यूट करते हुए आए, तो बेटा हमारे पास ये फैब ऑफ 0 0, फैब ऑफ 1 1, इसको प्लस किया तो फैब ऑफ 2 का आंसर 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह इसकी ये वाली साइड कंप्यूट करें, तो ये 0 ये 1, इसको प्लस किया तो फैब ऑफ 2 जो के पास जो वैल्यू आएगी वो 0 प्लस 1 यानी कि
सॉरी मैंने इधर आंसर रॉन्ग तो नहीं कैलकुलेट करता हुआ आ रहा। 0 प्लस, क्योंकि इधर फैब ऑफ 2 हमने कैसे कैलकुलेट कर दिया ये, और राइट यहाँ पे हमने रॉन्ग कैलकुलेट किया बेटा। फैब ऑफ 2 1 आता है, 0 प्लस 1 1, एंड फैब ऑफ 1 भी 1 आता है हमारे पास, ये 2 आ जाएगा। सॉरी मैंने रॉन्गली कैलकुलेट किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आंसर और आ रहा था फैब ऑफ 2 का, यहाँ पे और आ रहा था। हाँ देखिए फैब ऑफ 2 2 ही आता है। ऑल राइट, ये हमारे पास बेटा यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। इधर से फैब ऑफ 1 क्या लेके आ रहा है, 1 लेके आ रहा है, तो फैब ऑफ 3 हमारे पास बेटा आंसर 3 आ जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया पड़ा होगा, 2 हमारे पास ये कैलकुलेट हुआ पड़ा है, और फैब ऑफ 3 हमारे पास क्या कैलकुलेट हुआ पड़ा होगा, फैब ऑफ 3 3 कैलकुलेट होगा। सॉरी कैलकुलेशन में हमने गड़बड़ कर दी कहीं जाके। फाइव 2 को रिड्यूस किया, 3 4 3 को रिड्यूस किया 2 के साथ, तो हमारे पास ये फैब ऑफ 1, ये फैब ऑफ 2 कॉल हो रहा है हमारे पास। फैब ऑफ 2 को कॉल किया तो हमारे पास फैब ऑफ 0 और फैब ऑफ 1। अब ये 0 रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा, तो 0 प्लस 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसने क्या रिटर्न करना है, 1, तो इसको प्लस किया तो 1 प्लस 1 हमारे पास यहाँ पे आंसर 2 आ जाएगा। अब फैब ऑफ 4 को देखा तो ये फैब ऑफ 4, फैब ऑफ 2, एंड अगेन जस्ट ट्री बना लेते हैं, फैब ऑफ 2 एंड 3। 2 को कॉल करेंगे तो ये वापस 0 और 1 हो जाएगा, 0 एंड 1। 3 फर्दर एक्सपैंड करेगा, जब 3 फर्दर एक्सपैंड करेगा तो ये 1 हो जाएगा -2 के साथ, और ये 2 और 2 फर्दर एक्सपैंड करेगा तो ये 0 और ये 1। अब यहाँ पे हमारे पास 0 आया, ये 1 आया, ये फंक्शन प्लस हो रहे हैं, तो ये फैब ऑफ 2 का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 है, तो फैब ऑफ 3 का आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। ये साइड कंप्यूट हो चुकी है हमारे पास यहाँ पे। इस तरह ये 0 ये 1, फैब ऑफ 2 का आंसर हमारे पास 2 हो जाएगा। फैब ऑफ 4 का आंसर हमारे पास 2 + 2 जो है वो 4 हो जाएगा। इसी तरह इस साइड पे आए हमारे पास, तो ये 0 + 1, फैब ऑफ 2 का आंसर हमारे पास 1 हो जाएगा। ये 1 1 + 1 2, तो फैब ऑफ 5 बेटा हमारी कौन सी टर्म बन रही है, फैब ऑफ 5 बन रही है हमारी 6 टर्म बन रही है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से एल्गोरिदम, ये बेसिकली एल्गोरिदम की वर्किंग थी कि ये एल्गोरिदम जो है ये कैसे काम कर रहा है। अब मैं वापस स्लाइड पे जाता हूँ। मिस्टेक कर रहा हूँ, फैब ऑफ 2 0 + 1 कहाँ पे अगेन रॉन्ग कैलकुलेट किया है। ओह सॉरी, ये कैलकुलेट रॉन्ग हो गया। 2 + 1 3, यस सॉरी 3। फैब ऑफ 5 बेटा 5th टर्म है, ठीक हो गया, सॉरी यस फैब ऑफ 5 जो है वो 5th टर्म है हमारे पास, ठीक हो गया। और अगर आप ऐसे भी देखें तो 0 1 1 2 3 एंड 5, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें यानी 0 से स्टार्ट करें तो आपकी जो ये 5th वाली टर्म है यानी फैब ऑफ 5 जो है, ये जो नंबर ऑफ टर्म बन रही है ये आपकी 5th बन रही है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 8 भेजेंगे तो जो नंबर ऑफ टर्म आपके पास आएगी वो 6th आएगी, यानी 6th टर्म है जो फैब ऑफ 8 है, क्योंकि आपका ट्री अब और एक्सपेंड करेगा। ऑल राइट, ये ठीक काम कर रहा है। और अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे कितने रिकर्सिव फंक्शन कॉल किए हैं फैब ऑफ 5 को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये आप नोड्स कैलकुलेट कर लें क्योंकि नोड्स रिकर्सिव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी ऑलमोस्ट हमारे पास 15 रिकर्सिव कॉल्स हुई हैं बेटा, 15 रिकर्सिव फंक्शन कॉल हुए हैं। जब हमने किसकी फिबोनाची को कॉल किया, हमने 5 यानी 5th वाली वैल्यू की फिबोनाची को कॉल किया है।
और जब मैं यहाँ पे 8 की फिबोनाची को कॉल करूंगा तो फिर क्या होगा बेटा, हमारा ट्री लेफ्ट साइड पे भी मजीद एक्सपैंड करेगा और राइट साइड पे भी मजीद एक्सपैंड करेगा। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करके इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो हमारी जो कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा होगा वो 2 की पावर n की फॉर्म में आ रहा होगा। खैर अभी डिस्कशन ये नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट क्या आ रही है। अब अगर आप गौर करें तो जब हमने फिबोनाची का एल्गोरिथम राइट किया और उसको हमने रिकर्सिव ट्री ड्रॉ किया, मैं स्लाइड्स पे जाता हूँ, वहां पे हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी जो काम हमने इधर किया है। देखें ये फैब ऑफ 5 कॉल हो रहा है, ठीक है। अब ये रिकर्सिवली अगेन एंड अगेन अपने आपको कॉल कर रहा है। अगर आप देखें तो आपने क्या एक यहाँ पे एक ही काम को अपने बार बार रिपीट किया या नहीं किया, यानी आपके जो सब प्रॉब्लम्स थे जिसके ऊपर आपने रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया है, तो क्या आपके सिमिलर सब प्रॉब्लम्स आए हैं या नहीं आई हैं। तो अगर आप देखें बेटा, तो मैंने फैब ऑफ 5 से फैब ऑफ 4 की तरफ गया, फैब ऑफ 4 से फैब ऑफ 3 के ऊपर, फिर फैब ऑफ 2, 1 और 0, ये राइट साइड पे एक्सपैंड कर रहा है, हमने लेफ्ट साइड पे एक्सपैंड किया था बस। और ये जरा उसने इधर को 4 लेके आ गया, हम उधर को 3 लेके आगे थे, हमने चेंज कर दी थी सिर्फ इसका ऑर्डर, अदरवाइज ट्री बिल्कुल सेम ही बना हुआ है। तो अगर आप देखें तो आप सेम आंसर कई जगह पे कंप्यूट कर रहे हैं, यानी आप देखें कि आप फैब ऑफ 2 कितनी दफा आपने कंप्यूट किया है। फैब ऑफ 2 आपने एक दफा यहाँ कंप्यूट किया, फिर एक दफा आपने यहाँ कंप्यूट किया, फिर एक दफा आपने यहाँ कंप्यूट किया। तो आपने एक ही प्रोसेस 3 दफा रिपीट किया, जबकि अगर आपका सेम फंक्शन सेम पैरामीटर ले रहा है तो डेफिनेटली वो सेम ही आंसर कैलकुलेट करके देगा, जब आप उसको जितनी मर्जी दफा रिपीट करते रहें। इसी तरह अगर आप फैब ऑफ 3 को देखें तो फैब ऑफ 3 एक दफा और 2 दफा कॉल हुआ है, और जब वो आप इसको एक दफा कॉल करें या 10 दफा कॉल करें आंसर सेम लेके आएगा। फैब ऑफ 1 कितनी दफा कॉल हुआ है, फैब ऑफ 1 कॉल हुआ है बेटा 1 2 3 4 5 टाइम। इसका मतलब है कि अगर मैं अपने रिजल्ट्स को स्टोर कर रहा होता तो मुझे मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती थी, यानी मुझे फैब ऑफ 1 को एक दफा एग्जीक्यूट कर लिए तो दोबारा एग्जीक्यूट करने की नहीं थी जरूरत, फैब ऑफ 2 को दोबारा एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं थी, अगर इसको एग्जीक्यूट ना करता तो ये वाले सेक्शन भी एग्जीक्यूट नहीं करते डेफिनेटली। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैंने फैब ऑफ 2 को एक दफा एग्जीक्यूट किया और वो आंसर मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, फैब ऑफ 0 को भी एक दफा एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे नोट कर लिया, फैब ऑफ 3 का आंसर मेरे पास यहाँ पे आ गया है। अब इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे दोबारा फैब ऑफ 2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। अगर ये फैब ऑफ 2 कैलकुलेट ना करूँ मैं तो मुझे ये वाले फंक्शन कॉल भी नहीं होंगे, मुझे इसकी कॉस्ट भी बच जाएगी, ये भी यहाँ से स्किप हो जाएंगे। यहाँ पे अगेन फैब ऑफ 1 को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिकर्सिवली, ये स्किप हो जाएगा। फैब ऑफ 3 मैं ऑलरेडी कंप्यूट कर चुका हूँ अगर, तो दैट्स फाइन, नहीं कंप्यूट किया तो मैं इसको भी अगेन डेफिनेटली मैं कंप्यूट नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, इसी आंसर को उठा के मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरी ये रिकर्सिव कॉल बच गई। जब ये रिकर्सिव कॉल होगी तो डेफिनेटली नीचे कोई भी और रिकर्सिव कॉल हमारी नहीं परफॉर्म होगी। तो आप देखें कि आप सिमिलर टास्क जो है आपको रिकर्सिव कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप देखें तो आप एक्चुअली में जस्ट 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी 6 कॉल के ऊपर आपने अपनी फिबोनाची सीरीज कॉल कर लें, फाइंड कर लेंगे। टर्म कौन सी है आपकी, फिफ्थ। और अगर आप फॉर एग्जांपल नेक्स्ट फिबोनाची सीरीज कॉल करेंगे 8, तो आपको जस्ट 2 फंक्शंस और एक्सपैंड करने पड़ेंगे अपने, आपको इससे ज्यादा फंक्शन एक्सपैंड नहीं करने पड़ेंगे। आपने करना क्या होता है कि आप ये जो रिपीटेडली वर्क कर रहे हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग ये कहती है कि आपको ये रिपीटेडली वर्क करने की जरूरत नहीं है, आप अपने इन सॉल्यूशंस को स्टोर करते जाएं। तो देखा जाए तो फिबोनाची सीरीज में देखें हमने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में भी डिवाइड किया है, और सब प्रॉब्लम में डिवाइड करने के बाद इनमें ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर भी है। अब तीसरी कंडीशन क्या थी बेटा कि आपने ऑप्टिमल सब प्रॉब्लम लेना है। अब ऑप्टिमल सब प्रॉब्लम से क्या मुराद है, अगर आप बेटा देखें तो फैब ऑफ 3 को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। फैब ऑफ 3 का आंसर बहुत सी जगह पे कंप्यूट होके आ रहा है, यानी यहाँ पे कंप्यूट होके आ रहा है, यहाँ पे भी कंप्यूट होके आ रहा है, अच्छा यहाँ पे और तरह से कंप्यूट होके आ रहा है, यहाँ पे और तरह से कंप्यूट होके आ रहा है। आपने करना क्या है, आपने वो वाला फैब ऑफ 3 यहाँ से पिक करना है बेटा जो दोनों में से एफिशिएंट होगा। तो आपने फैब ऑफ 3 एफिशिएंट पिक करना है। अगर आप इस फैब ऑफ 3 को देखें तो ये फर्दर कितनी रिकर्सिव कॉल करता है, और इस फैब ऑफ 3 को देखें तो ये कितनी रिकर्सिव कॉल करता है। तो आपने इसके ये कंपैरिजन आपने पिक करना होता है। अगर आप कर सके तो फिबोनाची की सीरीज में ये कंपैरिजन नहीं बन रहा, क्योंकि ऑलवेज फैब ऑफ 3 आपका सिमिलर आंसर ही कंप्यूट करके आ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अभी हम सब ऑप्टिमल्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो फिर हम उनमें से सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को पिक करके आ रहे होते हैं। तो बेटा जो हमारे पास रिकर्सिव एल्गोरिथम्स हैं वो कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे होते हैं, और डायनामिक प्रोग्रामिंग अगर देखती है कि उनमें ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर है तो वो उसी कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है। कैसे रिड्यूस करती है, उसके लिए अप्रोच है, हम उस अप्रोच को नेक्स्ट स्लाइड स्टडी करते हैं।
ऑलराइट बेटा, आप नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देख चुके हैं कि वो जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यूज थी उनको अगेन अवॉइड करने का कहा गया कि आप उनको अगेन जो है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब बेटा आप इसकी कॉस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? अच्छा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने की दो अप्रोचेज हैं। एक को हम मेमोराइजेशन कहते हैं जो कि हमारी टॉप डाउन अप्रोच है, और दूसरी हमारी एक टैबुलर अप्रोच है जिसको हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। अब ये सेम प्रॉब्लम मैं बेटा जो कि पहले रिकर्सिवली सॉल्व कर रहा था, अब मैं इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली कैसे सॉल्व करता हूँ। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमें ये बात करते हैं कि हम अपने सॉल्यूशंस को स्टोर करते हैं, और हमारे पास जब हमारे सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आ रहे होते हैं तो हम उनको स्टोर करते जाते हैं और देखते हैं कि अगर हमारा सब प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है दोबारा, तो फिर हम उसको रिपीट परफॉर्म नहीं करते, बल्कि अगर हमने उसका सॉल्यूशन स्टोर किया हुआ तो हमने जस्ट उसका सॉल्यूशन वहां से पिक करते हैं और उसका सॉल्यूशन पुट कर देते हैं वहां पे। तो अब आप सॉल्यूशन स्टोर कैसे कर सकते हैं बेटा? फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेट्स से मैंने सॉल्यूशन स्टोर करने के लिए बेटा मैंने एक एरे ए ले ली। यानी मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरे पास हर फंक्शन कॉल का जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा वो एक मैं एरे में स्टोर करता जाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल जब मैंने एरे को इनिशियली क्रिएट किया तो मेरी एरे एम्प्टी है, या मैंने उसके अंदर डमी वैल्यूज -1 स्टोर कर दी है, यानी अभी इसके अंदर कोई सॉल्यूशन स्टोर नहीं है। अब मैं अपनी रिकर्सिव कॉल्स के ऊपर जाता हूं और देखता हूं कि जब एक सॉल्यूशन पहली दफा फाइंड होगा तो मैं इसको एरे में पुट करूंगा, लेकिन जब वो सेकेंडली कॉल होगा तो मैं इसको फिर चेक करूंगा, अगर उसका आंसर एरे में स्टोर है तो फिर मैं उसका आंसर एरे से ही पिक कर लूंगा। तो सबसे पहले बेटा कॉल हुआ फैब ऑफ 5। तो लेट्स से हमने देखा कि जी फैब ऑफ 5 का हमारे पास यहाँ पे क्या वहां पे उसका आंसर हमारे पास स्टोर है? तो फैब ऑफ 5 का हमारे पास आंसर स्टोर नहीं है, यहाँ पे -1 पड़ा हुआ है। हम आगे मूव करके फैब ऑफ 4 और फैब ऑफ 3 के ऊपर, फैब ऑफ 4 का आंसर है हमारे पास नहीं है, हमने कंप्यूट नहीं किया हुआ, फैब ऑफ 3 का भी नहीं कंप्यूट किया हुआ। तो फैब ऑफ 4 अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, यानी वो रिकर्सिव कॉल होगा। तो फैब ऑफ 4 रिकर्सिव कॉल हो गया। जब फैब ऑफ 4 रिकर्सिव कॉल हुआ तो फैब ऑफ 3 को उसने कॉल दी। अब फैब ऑफ 3 जाके चेक करेगा कि यार मेरा आंसर ऑलरेडी कंप्यूटेड है, आंसर कंप्यूटेड नहीं है इसका, तो इसका मतलब है कि ये भी रिकर्सिवली कॉल होगा। रिकर्सिवली जब ये कॉल होगा तो ये फैब ऑफ 2 को कॉल करेगा और फैब ऑफ 1 को कॉल करेगा। लेट्स से इसने फैब ऑफ 2 को कॉल किया, मैं टुवर्ड लेफ्ट साइड से चल रहा हूँ, तो फैब ऑफ 2 को कॉल किया तो फैब ऑफ 2 का आंसर चेक करेंगे। फैब ऑफ 2 का आंसर भी हमारे पास स्टोर नहीं है, तो हम फैब ऑफ इस ये भी आगे फर्दर कॉल भेजेगा, तो इसने फैब ऑफ 1 को कॉल किया और फैब ऑफ 0 को कॉल किया। जब फैब ऑफ 1 आएगा तो फैब ऑफ 1 का भी आंसर नहीं स्टोर पड़ा होगा, और फैब ऑफ 0 आएगा तो उसका भी आंसर नहीं स्टोर पड़ा होगा। अब फैब ऑफ 1 अपने टास्क को आगे कंटिन्यू करेगा। जब टास्क को आगे कंटिन्यू करेगा तो फैब ऑफ 1 क्या करेगा बेटा, वो रिटर्न करेगा 1, यानी उसने सॉल्यूशन कंप्यूट कर लिया, उसने अपना टास्क पूरा कर लिया। फैब ऑफ 1 का यही काम था कि वो 1 रिटर्न करता है। अब जब इसने ये 1 रिटर्न किया तो ये हम जाके यहाँ पे -1 की जगह देखें, हमने यहाँ पे 1 की जगह उसका सोल्यूशन पुट कर दिया, ठीक हो गया। और फैब ऑफ 0 अपना टास्क परफॉर्म करेगा तो वो क्या रिटर्न करेगा बेटा, वो 0 रिटर्न करेगा, तो हमने 0 की जगह जाके उसका आंसर यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों फंक्शन क्योंकि कॉल हो चुके हैं तो ये डेफिनेटली रिटर्न करेंगे। ये जब रिटर्न करेंगे तो इनका आंसर जो है वो प्लस होके आएगा। जब प्लस होके आएगा तो हमारे पास फैब ऑफ 2 कंप्यूट होके आ जाएगा। तो फैब ऑफ 2 का आंसर हमारे पास 0 + 1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो यानी हमारे पास फैब ऑफ 2 का आंसर भी हमारे पास यहाँ पे इन नेक्स्ट एफ को देखें, ये आपका एफ कैसे अपडेट हो रहा है। 0 1 ऑलरेडी आ चुके थे, आपके पास 2 का आंसर भी आ चुका है, यानी फैब ऑफ 2 का आंसर भी कंप्यूट हो चुका है। ऑलराइट, अब इस साइड पे आएंगे। अब जब ये फैब ऑफ 1 कॉल होगा तो हम देखेंगे क्या फैब ऑफ 1 का, क्योंकि ये अगर रिकर्सिव कॉल इसकी नहीं गई है, अब हम देखेंगे क्या फैब ऑफ 1 का हमारे पास आंसर मौजूद है। तो बेटा फैब ऑफ 1 का हमारे पास ऑलरेडी आंसर मौजूद है। अब हमने यहाँ पे इसको फर्दर इसकी कॉल नहीं करनी, बल्कि हमने यहाँ पे इसका आंसर जस्ट पुट कर देना है। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास, दैट्स इट। अब इनके आंसर को प्लस किया तो हमारे पास बेटा फैब ऑफ 3 का आंसर आ जाएगा। फैब ऑफ 3 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, बेसिकली फैब ऑफ 3 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। तो अगर आप देखें, ये देखें, ये फैब ऑफ 3 का आंसर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है 2, ठीक हो गया। अब इसी तरह हम राइट साइड पे आएंगे तो फैब ऑफ 2 है, ठीक है। ये मैं इसको राइट साइड पे कॉल मोस्ट लेफ्ट साइड पे कॉल करता गया हूँ, अब मैं राइट साइड पे आ रहा हूँ बारी बारी। अब राइट साइड पे आएंगे तो देखें ये फैब ऑफ 2 कॉल हो रहा है। अब फैब ऑफ 2 को चेक करेंगे टेबल में जाके, क्या इसका आंसर स्टोर है? यस, फैब ऑफ 2 का आंसर ऑलरेडी स्टोर है, तो हमने इसको फिर फर्दर रिकर्सिव कॉल नहीं करना, यानी हमें ये वाली कॉल अब सेंड नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे फैब ऑफ 2 की जगह उसका आंसर पुट कर देंगे। तो 2 एंड 1 आ जाएगा फैब ऑफ 2 का आंसर हमारे पास।
इनको प्लस किया बेटा तो हमारे पास ये फैब ऑफ 4 का आंसर जो कि है वो 3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे फैब ऑफ 4 का आंसर भी राइट कर दिया। ठीक है, अब ये इसकी सारी लेफ्ट साइड जो है अब वो कॉल हो चुकी है। अब हम राइट साइड पे आएंगे। जब राइट साइड पे आएंगे तो बेटा सबसे पहले फैब ऑफ 3 की कॉल आएगी। अब फैब ऑफ 3 जब कॉल होने जाएगा तो देखेगा कि फैब ऑफ 3 का आंसर तो ऑलरेडी स्टोर पड़ा हुआ है, तो फैब ऑफ 3 की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दिया जाएगा बेटा, उसका आंसर पुट कर दिया जाएगा और रिमेनिंग आगे कॉल सेंड नहीं की जाएगी, क्योंकि आपने जहाँ पे जो चीज़ कंप्यूट करनी थी वो ऑलरेडी कंप्यूट हो चुकी है। तो आपके पास ये फैब ऑफ 3 का आंसर आ गया। अब आपने फैब ऑफ 5 का आंसर नहीं स्टोर पड़ा हुआ तो ये दोनों फंक्शन वापस रिटर्न करेंगे 3 + 2 फैब ऑफ 5, तो ये आपके पास फैब ऑफ 5 का आंसर 5 आ जाएगा कि ये इसकी 5th टर्म है। तो देखिए हमारी ये जो रिकर्सिव कॉल्स हैं, यानी यहाँ से 4 कॉल्स ये बची हैं हमारे पास, 2 कॉल्स ये बची हैं और ये रिकर्सिव कॉल हमारे पास सेव हुई है। तो हमने रिजल्ट्स को स्टोर करते गए हैं और जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो हम देखते हैं कि हमने इससे फर्दर काम लेना है या नहीं लेना। अगर तो उसका रिजल्ट नहीं मौजूद तो फिर उसको कहते हैं ओके यू गो अहेड, और आपने जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो टास्क परफॉर्म करें। अगर उसका आंसर उसके पास स्टोर होता है तो फिर हम कहते हैं कि आपने अपना फर्दर कोई काम परफॉर्म नहीं करना, आप वहां से जाएं, जस्ट उस सोल्यूशन को आप पिक कर लें आप। तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है, अगर हम इसके एल्गोरिदम की बात करें कि हम इसका एल्गोरिदम कैसे राइट करते हैं, इसके एल्गोरिदम के अंदर आप सिंपली बेटा आपको स्टोरी स्ट्रक्चर ले लेते हैं अपने पास और उस स्टोरी स्ट्रक्चर के ऊपर आप आंसर स्टोर करते जाते हैं। आपके पास जो भी आपकी फंक्शंस कॉल होती हैं या जो भी आपका सब प्रॉब्लम जो है वो आंसर फाइंड करके लेके आ रहा होता है। तो अगर मैं इसका एल्गोरिदम देखें तो इसके एल्गोरिदम के अंदर जस्ट इफ की कंडीशंस होती हैं कि अगर आपकी वो सब प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी कंप्यूटेड है तो आपने उसको दोबारा कंप्यूट नहीं करना, आप जस्ट इफ की कंडीशंस बनाते जाते हैं इसकी। तो एक तरह से ब्रांचेस बनती जाती हैं आपकी, जैसे कि n 0 है तो डायरेक्टली आंसर है, 1 है तो डायरेक्टली आंसर है। आप ये चेक करें कि n-2 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है या नहीं है, नहीं है तो आप उसको कैलकुलेट करें एंड अप टू सो ऑन, आप ऐसे ही चलते जाते हैं आप। अब अगर आप यहाँ पे इसकी कॉस्ट को बेटा ऑब्जर्व करें तो ये कॉस्ट आपकी n+1 है, यानी ये एग्जैक्टली कॉस्ट है उसकी, ये थीटा की कॉस्ट है इसकी, यानी आपको सिर्फ एक आइट्रेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। आप +1, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो बेसिकली ये O ऑफ n बनेगा, क्योंकि हम जो टाइम के फंक्शन की फॉर्म इसको एक्सप्लेन करते हैं, काउंट करेंगे तो n+1 बनेंगे, बट फाइनल कॉस्ट क्योंकि हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं तो बेटा t ऑफ n = O ऑफ n आ जाएगी। रिकर्सिवली इसकी कॉस्ट क्या चल रही है बेटा, 2 ऑफ n चल रही है, क्योंकि आपका एक रिकर्सिव फंक्शन जो है फिर आगे फर्दर बहुत सारे रिकर्सिव फंक्शन को कॉल भेज रहा है। अगर आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकर्सिव मैनर में आप इसको सॉल्व करते जाएं। अच्छा बेटा, सेकंड अप्रोच जो है वो है टैबुलेशन अप्रोच, और इसको हम कहते हैं ये हमारे पास बॉटम अप्रोच है। अच्छा, इसको हमने टॉप डाउन अप्रोच क्यों कहा बेटा, क्योंकि देखिए हमने यहाँ से फंक्शन कॉल स्टार्ट की है फैब ऑफ 5 और यहाँ से हमने पहला सोल्यूशन फैब ऑफ 5 का यहाँ पे देखा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, फिर फैब ऑफ 4 के ऊपर आए, फिर फैब ऑफ 3 के ऊपर आए, फिर फैब ऑफ 2 के ऊपर आए, यानी आप ऐसे देखें ना, फैब ऑफ 5, फिर फैब ऑफ 4 कॉल किया इसने, फैब ऑफ 4 ने आगे फैब ऑफ 3 कॉल किया, फैब ऑफ 3 ने आगे फैब ऑफ 2 कॉल किया, फैब ऑफ 2 ने आगे फैब ऑफ 1 कॉल किया। तो फैब ऑफ 1 का आंसर आएगा, फिर वापस फैब ऑफ 2 के राइट साइड पे आएंगे तो फैब ऑफ 0 का आंसर आएगा। इसलिए इसे कहते हैं हम ये टॉप डाउन अप्रोच है, यानी हम टॉप से ऑब्जर्व करते हुए चीज़ों को नीचे की तरफ आते हैं और सोल्यूशन जो है हम अपने स्टोर करते जाते हैं। इस अप्रोच को बेटा लेस यूज किया जाता है। जो जो जनरल अप्रोच है या जिसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है वो आपकी टैबुलेशन अप्रोच है। टैबुलेशन अप्रोच में भी बेटा आप जस्ट रिजल्ट्स को स्टोर ही करते हैं, लेकिन आपके वो रिजल्ट्स जो हैं वो 0 से अपवर्ड की तरफ स्टोर हो रहे होते हैं। और ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा एल्गोरिदम को मॉडिफाई किया है। मैंने क्या किया है, अगर आप इस एल्गोरिदम को फॉलो करें, इस एल्गोरिदम के अंदर रिकर्सिव कॉल्स हमारी कम आएंगी एज कंपेयर टू हमारे प्रीवियस एल्गोरिदम। तो चेक किया n ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 है तो रिटर्न ऑफ n कर दे, और यानी ये मेरे पास बेटा ये f एरे है एक्चुअली मैंने एक ना, बल्कि इसमें रिकर्सिव कॉल है ही नहीं, इसमें 0 रिकर्सिव कॉल है, तो आपका एल्गोरिदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, ये फंक्शन कॉल किया हमने, उसकी बेस कंडीशन को चेक किया,
और एफ ऑफ 0 के ऊपर डायरेक्टली क्या स्टोर कर दिया मैंने 0 और एफ ऑफ 1 के ऊपर डायरेक्टली स्टोर कर दिया मैंने 1, क्योंकि इनको कंप्यूट नहीं करना होता, ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं पहली दो वैल्यूज। हमारी कंप्यूटेशन जो है वो टर्म 2 से स्टार्ट होती है। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहाँ से लेके अब नेक्स्ट मेरे पास जितनी भी अवेलेबल लोकेशंस हैं मैंने वहां तक लूप लगा दिया, यानी जहां तक मैंने फेबोनाची सीरीज कैलकुलेट कंप्यूट करनी है। तो i इज इक्वल टू 2 एंड i लेस देन इक्वल टू n, यानी 2 से लेके n तक हमने लूप लगाई है। i प्लस प्लस एक के इंक्रीमेंट के साथ गए हैं, और क्या किया बेटा, हर प्रीवियस टू वैल्यूज को सम करके अगली वैल्यू कंस्ट्रक्ट कर दी मैंने। ठीक हो गया। यानी अब अगर आप इसको देखें तो करंटली आपके पास यहाँ पे आई क्या आ रहा है, i2 आ रहा है आपके पास। ठीक है, क्योंकि लूप 2 से स्टार्ट हो रहा है आपका। ये लूप कब फॉल्स होगा बेटा, ये लूप 6 पे फॉल्स होगा, यानी n की वैल्यू 5 है आपके पास, तो लेस देन इक्वल टू n, यानी 5 तक ये ट्रू रहेगा आपके पास। प्रीवियस दो वैल्यू मैंने पिक की हैं एरे के अंदर से, ये इंडेक्सेस हैं बेटा, ये रिकर्सिव कॉल नहीं है। फंक्शन आपका देखें, फंक्शन आपका फैब है, एफ नहीं है। तो i माइनस 2 यानी फैब ऑफ 0, यानी 0 लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको उठाया, प्लस i माइनस 1 यानी कि 1 लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू है उसको उठाया। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू कंप्यूट होके आ जाएगी। तो इन दोनों में कौन सी वैल्यूज है बेटा, 1 एंड 0 है, इसको प्लस किया तो मेरे पास यहाँ पे 2 पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो कि ये वैल्यू है हमारे पास। ठीक हो गया। इसी तरह लूप को अगेन इंक्रीमेंट किया तो ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने 3 पे वैल्यू स्टोर करनी है और प्रीवियस दो इंडेक्सेस को उठाना है आपने, तो 3 माइनस 2 यानी इंडेक्स 1 की वैल्यू एंड इंडेक्स 2 की वैल्यू। तो 1 एंड इंडेक्स 2 की वैल्यू कौन सी बेटा, हमारे पास 1 एंड 1 है, तो इंडेक्स 2 के ऊपर हमारे पास, इंडेक्स 3 के ऊपर हमारे पास 2 आ जाएगा। अगेन लूप चलेगी बेटा, ये आपके पास यहाँ पे 4 आ गया, कंडीशन स्टिल ट्रू है। अब आपने 4 पे वैल्यू स्टोर करनी है। प्रीवियसली दो लोकेशन 2 बनेंगी और 3 बनेंगी, तो 2 और 3 लोकेशन की वैल्यू उठानी है। 2 और 3 लोकेशन के ऊपर 1 एंड 2 पड़ा हुआ है, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास लोकेशन 4 की वैल्यू आ गई। आफ्टर दैट हमने देखना है, अगेन इंक्रीमेंट किया तो ये 5, कंडीशन स्टिल ट्रू है। अब हमने 5 के लिए आंसर फाइंड करना है, तो हमने लोकेशन नंबर यानी प्रीवियस लोकेशन से हमने आंसर्स को फाइंड करना है। तो प्रीवियस लोकेशन हमारी कौन सी बन रही है, यहाँ पे ये लोकेशन 3 बन रही है और ये लोकेशन हमारे पास 4 बन रही है। तो लोकेशन 3 और 4 के ऊपर हमारे पास 2 एंड 3 है, तो हमारे पास ये 5 आ गया। ठीक है, तो अगर आप इसका भी, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी नेक्स्ट टर्म जो है, लेट्स से मेरी नेक्स्ट टर्म 8 होती, ठीक है, या मैंने यहाँ पे 8 पास आउट किया होता, तो यहाँ पे बेटा क्या होता, 3 प्लस 5, ये मेरे पास 8 आ जाता और यहाँ पे मेरे पास 6 आ जाता। ठीक है, यानी सिर्फ ये लूप की एक आइट्रेशन इंक्रीज होती, यानी ये लूप ऑफ 5 की जगह कहाँ तक जाता बेटा, ये 6 तक जाता। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टर्म और आती है 13, तो मैंने क्या करना है बेटा, प्रीवियस 2 यानी 6 और 5 का सम फाइंड किया, मेरे पास एक आइट्रेशन का इंक्रीज हो गया, यानी कॉस्ट में जो इंक्रीज आ रहा है बेटा वो O ऑफ n आ रहा है, सिर्फ आपकी लूप की एक आइट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, इसके अलावा कॉस्ट पे कोई इफेक्ट आपके पास नहीं आ रहा यहाँ पे। इसको हम टैबुलेशन अप्रोच कहते हैं, बॉटम अप, यानी इसमें आप जीरो से वैल्यूज को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और आपके पास जहां तक आपके पास सब प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, आप उनके आंसर्स को, उनके सॉल्यूशंस को आप स्टोर करते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह बेटा हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, रॉड कटिंग प्रॉब्लम। ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसको हम क्विकली वाइंड अप कर लेंगे बस। बेटा रॉड कटिंग प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक शॉपकीपर है, उसके पास डिफरेंट लेंथ के रॉड्स हैं। ठीक है, या आप यूं कह लें उसके पास एक रॉड है जिसकी टोटल लेंथ जो है वो 10 है। ठीक है, यानी 10 मीटर का उसके पास एक रॉड है, और उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि उस रॉड को फर्दर पीसीज में कट करके सेल कर सकता है। यानी जब कोई कस्टमर जो है रॉड बाय करने के लिए आएगा उसके पास, तो वो लेंथ बताएगा। लेट्स से कस्टमर ने कहा कि मुझे 8 लेंथ के रॉड्स चाहिए, तो अब जो आपका शॉपकीपर है उसके पास ऑप्शन है, उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि चाहे तो वो सारे का सारा 8 का ही काट के दे दे। जब वो 8 का काट के देगा तो फिर बेटा देखें नीचे वाले कॉलम में, अगर आप नीचे वाली रो में देखें तो उस 8 के अगेंस्ट जो उसको प्राइस मिलेगी वो मेंशन है, या प्रॉफिट कह लें आप। ठीक है, तो जब उसने 8 का काटा तो उसको प्रॉफिट जो है वो 20 का मिल जाएगा। बट उसके बाद फर्दर भी ऑप्शन अवेलेबल है। फर्दर ऑप्शन अवेलेबल क्या है
कि वो 6 एंड 2 का पीस काट ले, यानी एक पीस जो है वो 6 मीटर का काट दे और एक 2 मीटर का काट दे। अगर इस तरह काटते तो प्रॉफिट कितना बचता है? 6 मीटर का पीस कितना है बेटा? 17 रुपए का, और 2 मीटर का पीस कितना है? 5 रुपए का। तो 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 17 5 प्लस 5 22। यानी अगर वो इस तरह से सेल करेगा तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा। अच्छा, और भी पॉसिबल ऑप्शन है, 2 4 4 के काट दे, 2 4 4 के काट देता तो फिर क्या बचेगा उसको? 18 रुपीज, यानी वो लॉस में जा रहा है। और क्या ऑप्शन है? एक 7 का काट दे और एक 1 का काट दे, तो इस तरह से उसको 18 मिल रहे हैं। और क्या ऑप्शन है? बहुत सारे और ऑप्शन हैं, यानी 2 की पावर n कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर आपके पास 8 मीटर का एक रॉड है और आपने उसको 8 डिफरेंट पीसेस में आप उसको जो है उसको कट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब फॉर एग्जांपल अगर एक कस्टमर आता है, वो कहता है कि उसने 10 मीटर का रॉड बाय करना है, तो 10 मीटर के रॉड बाय करने की वो उसको मल्टीपल वे में सेल आउट कर सकता है। सारा एज ए होल उसको सेल आउट कर दे तो 30 में सेल होता है, या 2 5 5 के दे दे, या एक 9 और एक 1 का, या एक 6 और एक 4 का, या एक 3 और एक 7 का। तो ये बेटा ये एक सिनेरियो है हमारे पास। हमने करना क्या है बेटा? हमने इस रॉड को इस तरह से कटिंग करके देनी है कि जो शॉपकीपर है वो हर दफा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके। ठीक हो गया, यानी वो इनको इस तरह से कट करे। हमने एक तरह से उसको एक ऐसा प्रोग्राम बना के देना है कि वो क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम को वो उसके पास रॉड की लेंथ है और हर लेंथ के अगेंस्ट प्राइसेस है, वो एंटर करेगा। फिर वो बताएगा कि रॉड को कहाँ से कट करना है, तो हमारा एल्गोरिदम जो है उसको ये कंप्यूट करके दे कि जी आप कौन से 2 कॉम्बिनेशंस देंगे तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसको जनरली देखूं बेटा, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 का रॉड मैंने जो है ना वो सेल आउट करना है, तो इसका एफिशिएंट सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना पड़ेगा। जब सारे पॉसिबल रिजल्ट्स आ जाएंगे हमारे पास, तो फिर हम देखेंगे कि जी अच्छा, अब सबसे सबसे जो है वो प्रॉफिट में कौन सा कॉम्बिनेशन है और कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे आपका। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट यहाँ पे नटशेल में डिफाइन करूँ। पहला कॉम्बिनेशन है आप पूरा 10 का सेल आउट कर दें, फिर अगला कॉम्बिनेशन है 1 और 9 का सेल आउट कर दें, फिर अगला कॉम्बिनेशन है आप 2 और 8 का सेल कर दें, फिर अगला कॉम्बिनेशन है आप 3 और 7 का। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे आपके पास? ये 9। फिर जब ये कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएंगे, फिर आपका कॉम्बिनेशन आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे 1 की जगह 2 रख लेंगे। ये कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाएंगे ऑलमोस्ट, यानी फिर आप देखें ये आप 2 2 का कॉम्बिनेशन है, फिर आप 3 जी का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यानी आप कह देते हैं जी एक 5 का होगा, एक 3 का होगा और एक 2 का होगा। ठीक है, फिर आपने कहा जी अच्छा एक 4 का होगा, दूसरा 4 का होगा और 2 का होगा। फिर आपने कहा जी अच्छा एक हो सकता है लेट से 2 का, एक 7 का और एक 1 का। अब ये कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? ये बेटा आपके बनेंगे 2 की पावर n-1 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और अगर आपने एक एल्गोरिदम ऐसा लिखा हुआ है जो कि इन तमाम कॉम्बिनेशन को पहले ट्राई करे और फिर एक बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करे, तो आपको हो सकता है कि ये सोल्यूशन आप कभी फाइंड ना कर सके आपका कंप्यूटर। यानी इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी ये छोटी वैल्यूज हैं। अगर लेट से रॉड की लेंथ जो है वो 50 तक चली जाए, तो आपका सोल्यूशन अगर आपने उसको अप्लाई करना तो आपको एक सुपर कंप्यूटर रिक्वायर्ड होगा, या फिर आपको एक मेन फ्रेम कंप्यूटर रिक्वायर्ड होगा, आपको बहुत हाई कंप्यूटेशन कंप्यूटर रिक्वायर्ड होगा जो कि इतनी ज्यादा कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सके। देखिए छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई है। अगर आपके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन पहले 2 में कॉम्बिनेशन आएंगे, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, तो आप कैसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आते जाएंगे कि आप लेट्स से कि आप 5 में कॉम्बिनेशन भी आपने ट्राई करनी है कि आप कैसे इसको सेल आउट कर सकते हैं। और आपने एट द एंड पिक क्या करना है बेटा? आपने बेस्ट सोल्यूशन को पिक करना है। अच्छा, ये जो अप्रोच है ना बेटा, जिसमें हम हर पॉसिबल सोल्यूशन को अप्लाई करते हैं, इसको हम ब्रूट फोर्स कहते हैं। ब्रूट फोर्स भी बेटा एक अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अगर आप स्लाइड 1 के ऊपर गौर करें, वहां पे ये ब्रूट फोर्स आपको गिवन थी। ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या होता है बेटा? आप हर पॉसिबल सोल्यूशन को अप्लाई करते हो। ये ऐसे ही है जैसे आपके हाथ में आपके किसी दोस्त का मोबाइल जब आ जाता है, तो फिर आपको अगर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता, तो फिर आप चाह रहे होते हैं, आप इंटरेस्टेड है कि आप उसके मोबाइल को अनलॉक करें, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप उसके ऊपर एक ब्रूट फोर्स अप्लाई लगाते हैं। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम
आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि ये आपका दोस्त है, तो ये पॉसिबल पैटर्न या पॉसिबल पिन कोड या पासवर्ड क्या रख सकता है। आप वो सारे पिन कोड, सारे पासवर्ड ट्राई करते हैं कि कहीं तो कोई सही पासवर्ड जो है इसका आप फाइंड कर लेंगे। इस केस में क्या करना पड़ता है बेटा, आपको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ट्राई करना पड़ता है। अच्छा, जो आपके, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है और आप में से कुछ कैंडिडेट्स ने पिक उठाया हुआ है इलेक्टिव सब्जेक्ट में, तो वो इस अप्रोच को बहुत स्टडी करते हैं। इस अप्रोच को यूज किया जाता है बेटा पासवर्ड ब्रेक करने के लिए। यानी देखे ना, अगर मुझे पता चल जाए कि किसी पर्सन का पिन कोड जो है वो 4 है, 4 डिजिट का पिन कोड है, और पिन कोड हमेशा 0 से 9 से लेके आएगा, 0 और 9 के दरमियान में आएगा, इससे कहीं बाहर नहीं आएगा, तो ये इसका मतलब है कि इसको ब्रेक करना बहुत ही आसान काम है। यानी देखे ना, आप 0 से 9 तक 4 डिजिट्स के सारे कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर लें आप, यानी आप सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो आप क्या करें, आप एक छोटा सा प्रोग्राम लिखें, वो प्रोग्राम जो है वो 0 से लेके 9 तक सारे कॉम्बिनेशन 4 डिजिट्स के जनरेट करेगा। हर दफा एक एक कॉम्बिनेशन पिक करेगा, उसको अप्लाई करेगा पासवर्ड ब्रेक करने के लिए। पासवर्ड ब्रेक नहीं होगा तो अगला कॉम्बिनेशन उठाएगा, उससे पासवर्ड ब्रेक नहीं हुआ तो अगला कॉम्बिनेशन उठाएगा। ये जो हैकर्स होते हैं वो इस अप्रोच को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। यानी आपकी जो एक्चुअली में हैकिंग होती है उसमें आपको लमसम आइडिया होता है, और आप उस लमसम आइडिया के ऊपर जो है आप काम कर रहे होते हैं। उसमें आप फिर ब्रूट फोर्स जो है वो एक बेसिक सी अप्रोच वहाँ पे अप्लाई की जाती है कि जी पहली अप्रोच आप ये लगा के देख लें कि आप सारे पॉसिबल, और एल्गोरिदम देखें, आपने खुद थोड़ी लिखने हैं। जब एक प्रोग्राम आप लिखेंगे तो वो डेफिनेटली वो सारे पैटर्न जनरेट करके देता रहेगा आपको। तो इसे हम बेटा ब्रूट फोर्स अप्रोच कहते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाऊं तो मुझे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे, और पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करके देना है अपने इस यूज़र को, अपने शॉपकीपर को, कि वो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करे, या हमने इसको एक अप्रोच डिवेल्प करके देनी है कि जी आप ये अप्रोच फॉलो करें तो आप जनरली पेपर के ऊपर भी आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप हाईएस्ट प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम देखेंगे कि कैसे हमारी इस रिकर्सिव कॉलिंग को जो है वो रिड्यूस कर देगी स्मॉल नंबर ऑफ कॉलिंग के ऊपर, और हमारा सोल्यूशन जो है हम क्विकली रिट्रीव कर लेंगे। आई होप सो कि आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है हमारा। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि इसके हम पॉसिबल सोल्यूशन क्या अप्लाई कर सकते हैं। ये बेटा अगेन इसकी एक एग्जांपल है आपको कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रॉड जो है उसकी, अगर आप उसको n इज इक्वल टू 4 यानी 4 लेंथ का रॉड कट करना चाहते हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं आपके। तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसके, ठीक है। आप 4 का एक सेल कर दें, आप दो दो के दो रॉड बना लें, आप एक 3 और एक 1 का बना लें, आप एक बना लें, आप 2 का और दो 1 1 के बना लें आप, ये पॉसिबल है। 3 और 1 का एक पॉसिबल है आपका। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। फिर कुछ कॉम्बिनेशन रिपीट भी हो जाएंगे, यानी फॉर एग्जांपल P1 पहले आ जाएगा, P2 बाद में आ जाएगा, P1 बाद में आ जाएगा। तो ये आपके कुछ जो हैं वो जो आपके ऑप्शन हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं जब आप एक एल्गोरिदम रिकर्सिवली राइट करेंगे। तो अगर आप इनके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालें कि जिसके अकॉर्डिंग आप इस रॉड को ब्रेक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, तो वो 2 की पावर n-1 निकलेगी। यानी 2 की पावर n टाइम आपको चीजें कंप्यूट करनी पड़ेंगी। अब क्या मेरे इस प्रॉब्लम में, सबसे पहले तो चेक करते हैं बेटा क्या हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है या नहीं है इसके अंदर। यानी इसके जो सब प्रॉब्लम्स हैं क्या उनमें ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर है या नहीं है। अब फॉर एग्जांपल बेटा मैं इस प्रॉब्लम को सिंपल सब प्रॉब्लम में तो डिवाइड कर सकता हूँ, वो तो क्लियर कट बात है। लेट्स से अगर मैं इस एग्जांपल को उठाऊं, इसी 4 वाली एग्जांपल को उठाऊं कि मैंने 4 का रॉड कट करना है, तो मैं इसको सिंपल सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकता हूँ। यानी मैंने क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 2 के 2 रॉड कट कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं 3 1 का 2 रॉड कट कर सकता हूँ। या मैं ये देख सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अच्छा जी अगर मैंने 4 का बेस्ट फाइंड करना है कि 4 का बेस्ट फाइंड कौन सा है, तो मुझे फाइंड करना है कि जी 3 का बेस्ट कौन सा था। तो 3 के बेस्ट में मैं 4 का बेस्ट एडअप कर दूंगा तो मेरे पास 4 का बेस्ट आ जाएगा। तो मैंने यानी अपने प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया। ये मेरा प्रॉब्लम यहाँ से लेके 1 से लेके n तक का था। मैंने कहा जी मैं इसका डायरेक्टली बेस्ट फाइंड नहीं करता, बल्कि मैं पहले फाइंड करता हूँ 2 तक बेस्ट। तो मैंने इसको यहाँ पे के सेक्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया। तो ये मेरा प्रॉब्लम जो है वो के सेक्शन में डिवाइड हो गया। अब मेरा प्रॉब्लम में कैफिशिएंट कब होगा बेटा,
जब मेरा प्रॉब्लम यहाँ से भी ऑप्टिमल उठाएगा यानी 1 से लेके k तक, और फिर k से लेके n तक भी ऑप्टिमल उठाएगा। तो अगर ये दोनों ऑप्टिमल उठाएगा तो फिर हमारा प्रॉब्लम जो है वो ओवरऑल ऑप्टिमल होगा, क्योंकि यहाँ से आगे हमने वही सोल्यूशन लेके जाना जो हमने यहाँ पे कंप्यूट किया होगा। जैसे वो एग्जांपल है ना, अगर आप बहावलपुर से मुल्तान ही कॉस्टली चले गए हैं, यानी बहावलपुर से मुल्तान आपने जाना था दरमियान से होते हुए, एक्चुअली का प्रॉब्लम था बहावलपुर से लाहौर का, बट अगर आपने मुल्तान में उसको डिवाइड कर दिया सब प्रॉब्लम में उसको अपने, तो फिर अगर आपने ये यहाँ पे आपने कॉस्टली रास्ता पिक कर लिया है तो आगे तो आपने फिर रास्ता पिक ही यहाँ से करना है। तो अगर आप ऑलरेडी कॉस्टली रास्ता पिक करके आ रहे हैं तो फिर अगर आपने आगे एफिशिएंट भी पिक कर लिया तो ओवरऑल आपने बहावलपुर टू लाहौर जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन अडॉप्ट नहीं किया। तो फिर हम ये कहते हैं कि प्रीवियसली बहावलपुर से मुल्तान ऑप्टिमल होगा तो फिर हम इसको ऑप्टिमल पिक करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो ऑप्टिमली सॉल्व होगा। तो ये बेटा इसका मतलब है यहाँ पे भी ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है, यानी अगर मैं इसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड करूँ, मैं कहता हूँ कि मैं 1 से 2 तक अलहदा ऑप्टिमल फाइंड करूंगा, 2 से 4 तक मैं इसको अलहदा सॉल्व करूंगा, तो फिर 1 से 2 तक मुझे बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना है और फिर उसी सोल्यूशन को मैं आगे लेके चलूंगा तो मैं 4 कंप्यूट कर सकूंगा। ठीक है, तो ये बेटा इसका ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर का प्रूफ है कि लेट्स से हमारे पास जो हम हमारे प्रॉब्लम जो है कि हमने इस रॉड को कट करना है, सी फॉर कट, और हमने इसको कट करना है फ्रॉम आई टू जे, यानी कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और कोई एंड पॉइंट है। लेट्स से यहाँ पे आई 1 था मेरा और जे मेरा 30 है, लेट्स से सॉरी जे 10 है मेरा, कि 1 से लेके 10 तक रॉड है और मैंने इसको इतनी लेंथ में मैंने इसको कट आउट करना है। ठीक है, अब सी ऑफ आई जो है मेरा वो फर्स्ट पीस हो जाएगा और सी ऑफ जे जो है मेरा वो लास्ट पीस हो जाएगा, कि मेरा फर्स्ट और लास्ट पीस मेरा इसमें इसके अंदर क्या होंगे। अब अगर हम इस प्रॉब्लम को कहीं दरमियान से कट कर दें, यानी हम इसको दरमियान से कहीं कट कर दें, हम कहते हैं कि हम यहाँ तक अलहदा कॉम्बिनेशन बनाएंगे और इससे आगे अलहदा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो फिर डेफिनेटली हमारे यहाँ से लेके यानी 1 से लेके 6 तक भी हमारे कॉम्बिनेशन जो है वो ऑप्टिमल होने चाहिए। तो अगर आप इनको थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे तो आपको यही बता रहा है ये कि आपका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो सी, अगर आप इसको के से कट कर देंगे तो फिर आपका फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आई से के बन जाएगा और सेकंड कट जो है आपका वो के प्लस 1 अप टू जे बन जाएगा। अब आपने सी ऑफ आई टू के को भी आपने ऑप्टिमल फाइंड करना है और के प्लस 1 टू जे को भी आपने ऑप्टिमल फाइंड करना है। कोई सिंगल ऑप्टिमल फाइंड करने से आप अपने फाइनल सोल्यूशन को रीच नहीं कर पाएंगे। अब बेटा डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करने के लिए हम कुछ इसके पैरामीटर्स डिफाइन कर लेते हैं। हम जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करते हैं तो एक्चुअली में टारगेट हमारा ये नहीं होता कि हमने किसी एक कट को एफिशिएंटली फाइंड करना होता है। हम नॉर्मली जी बेटा मैं बोल ही नहीं रहा था, सॉरी। अच्छा बेटा, अब हम इसके ऊपर डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में अगर हम फिजिकली तो इतने सारे पॉसिबल ऑप्शन को ट्राई करने बैठे तो फिर तो शायद हम इसको कभी कंप्यूट ही नहीं कर सके। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर हम पहले कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर लेते हैं कि हमने कैसे फाइंड करना है, वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमने उन वेरिएबल्स को अप्लाई कैसे करना है। और ओवरऑल हमारा टारगेट ये है बेटा कि हमने ये नहीं कि किसी स्पेसिफिक कट का हमने बताना होता है, हमने ये बताना होता है कि 1 से लेके 10 तक दरमियान में कस्टमर किसी भी साइज का रॉड मांगे तो हमने उसको एफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करवा के देना है हमने शॉपकीपर को। ठीक हो गया। तो उसके लिए बेटा ये कुछ हमने टर्म्स डिफाइन किए हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल सी ऑफ आई डिफाइन किया। सी ऑफ आई डिफाइन करता है बेटा हमारे कट को, कि हमने कहाँ से रॉड को कट करके सेल आउट करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जब यूजर 4 का रॉड डिमांड करेगा तो हमारे ये आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब वो कहेगा जी मुझे 10 मीटर का रिक्वायर्ड है रॉड, तो आपकी आई की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी। तो आपने एक्चुअली में इस सी ऑफ आई को ऑप्टिमल फाइंड करके देना है, आपने इसको बेस्ट प्राइस इसकी फाइंड करके देनी है आपने। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं अगर तो देखे बेटा, अगर मेरा सारा जो रॉड कंप्लीट लेंथ का अगर रॉड
अगर वो एफिशिएंटली सॉल्व हो जाए फिर तो उसको कट करने की जरूरत ही नहीं है। यानी अगर फॉर एग्जांपल प्राइस ऐसे होती कि 10 मीटर का रॉड, इसकी ये प्राइस इतनी एफिशिएंट होती कि मुझे इसको कट करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर तो मैं ये सारे का सारा एज इट इज सेल कर देता, मुझे कट वाले प्रॉब्लम के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं इसको कट करके सेल करता हूँ तो मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ मैं। तो इस केस में फिर हम क्या करते हैं बेटा, हम उसके लिए कट डिफाइन करते हैं। वो कट क्या होता है बेटा, वो वी ऑफ के होता है। यानी के बेसिकली हम उस कट को डिफाइन कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पे इसको कितना कट लगा रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये दो टर्मिनोलॉजी हम आगे यूज करेंगे। अब रैदर देन कि मैं आपको थ्योरेटिकली ये चीजें यहाँ से रीड करके बताऊं, मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले के ऊपर आता हूँ। हम करते क्या है बेटा, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यानी हम जो सबसे स्मॉलेस्ट कट होता है हम वहां से स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि वो एफिशिएंट कितना हम कट कर सकते हैं उसको। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उस आई को इंक्रीज करते हुए आते हैं। और जब हम आई को इंक्रीज करते हुए जाते हैं तो जब हम प्रीवियस वैल्यूज को पिक करते हैं तो प्रीवियस वैल्यू हमारी ऑलरेडी ऑप्टिमल क्विक जो है वो कैलकुलेट हुई पड़ी होती है। तो फिर हम उस कॉम्बिनेशन को दोबारा से कंप्यूट नहीं करते, हम अगले कॉम्बिनेशन को ही पिक करते हैं, यानी अगले वैल्यू को पिक करते हैं और प्रीवियस वाला ऑप्टिमल उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने यहाँ पे 6 वाले आंसर को मैंने पिक करना है और मुझे ये पता है कि 5 पे ऑप्टिमल क्या है, तो फिर मुझे प्रीवियस आंसर कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। मैं 5 के ऑप्टिमल से 6 का ऑप्टिमल कंपैरिजन कर लूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम स्मॉलेस्ट कट से स्टार्ट करते हैं और उस स्मॉलेस्ट कट से फिर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और हर स्मॉलेस्ट कट के ऊपर हम उसकी ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो स्टोर करते हुए आ रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हमारी जो नया कट जो हमने आगे न्यू वैल्यू डिफाइन की आई की, उसके ऊपर हमारा बेस्ट कट क्या हो सकता है। तो उसके लिए बेटा ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ये देखेंगे सी ऑफ आई हम वो फाइंड करना चाह रहे हैं और हमारे पास आगे बहुत सारे कट के पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जैसे ही मेरे पास ये हमने बात की, अगर हम इसको 4 में कट करना है तो प्रीवियसली बहुत सारे कट के ऑप्शन हो सकते हैं। तो हमने उन तमाम में से बेस्ट पिक करना है, यानी उनमें से जो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। देखिए हमने 1 से इसको स्टार्ट करना है, 1 से लेके आई तक जाना है, यानी आई उसकी मैक्सिमम लेंथ है। तो ये 1 से लेके आई तक कितना कट हो सकता है, तो यहाँ पे आपकी के की वैल्यू 1 से लेके आई तक जाएगी। हमने करना क्या है कि हमने प्रीवियस ऑप्टिमल को न्यू ऑप्टिमल के साथ, यानी हमने चेक करते जाना है, कंपेयर करते जाना है और एट द एंड इन ये हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज आएंगी और उनमें से हमने मैक्सिमम वैल्यू पिक कर लेनी है। माइट भी अभी आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट जैसे ही हम इसके एक एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर डिफाइंड हो जाएगा। अब बेटा चूंकि हम बात करते हैं कि मेमोराइजेशन में कि हम अपने सॉल्यूशंस को स्टोर करते हैं और जब हमें दोबारा उस सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है तो फिर हम उसको अगेन कंप्यूट नहीं करते, हम उस प्रीवियस पिकिंग सॉल्यूशन को ही हम उसी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इस सिमिलरली रॉड कटिंग प्रॉब्लम भी ऐसी काम करता है। यानी देखें ना, अगर आप यहाँ पे सपोज करें आपने 8 पे कट करना है तो या आपने 7 पे कट करना है, जब आपने 7 पे कट किया तो आपने बहुत दफा इस आइट्रेशन को रिपीट किया होगा कि जी 3 के कट की पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं। जब आप 9 पे आएंगे तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा अगेन जाके कि 3 के कट की पॉसिबल ऑप्टिमल जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं। तो फिर आपने 9 पे आके दोबारा रिपीट नहीं करना अगर आपने 3 का कट ऑलरेडी ऑप्टिमल कैलकुलेट किया हुआ है। तो अगर आप इस पहले इस डायग्राम को देखें तो देखेंगे आपके पास बेटा लेंथ है और नीचे उसकी प्राइसेस दी हुई हैं और नीचे मैंने ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी हर लेंथ के अगेंस्ट मेरे पास जो ऑप्टिमल वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है मैं उसको स्टोर करता जा रहा हूँ और जब मुझे आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं उन्हीं वैल्यूज को वहां से पिक कर लूंगा। अगेन बेटा अब मैं इस फॉर्मूले से आगे बढ़ रहा हूँ और जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा इस फॉर्मूलाज में तो आपको ये फॉर्मूला क्लियरली समझ आ जाएगा। हमने बेस केस से बेटा स्टार्ट किया। अगर आप बेस केस में देखें तो आपका जब आप बेस केस में आपके पास जो रॉड की लेंथ है वो 1 मीटर है और आप इसको फर्दर कट नहीं कर सकते, तो इस केस में आपका जो बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट जो है वो क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपका बेस केस हो जाएगा क्योंकि आप एक मीटर का रॉड है तो आप इसको फर्दर पैसे कट ही नहीं कर सकते, तो इसका जो प्रॉफिट है वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 आ जाएगा। अब उन्हें आई की वैल्यू इंक्रीज करते हुए आना है आपने, यानी ये आई की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, अब हमने आई की वैल्यू 2 कर दी है। अब 2 के ऊपर हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना है और पॉसिबल कॉम्बिनेशन से हमने सबसे बेस्ट पिक करके स्टोर कर लेना है। अब C2 के ऊपर जाएं तो बेटा देखें V ऑफ K आपका पॉसिबल क्या हो सकता है। देखें K की वैल्यू अब क्या हो सकती है बेटा 1 से लेके I तक। V ऑफ K है बेटा आपका
प्रीवियसली कट है आपका, तो आप इसको कैसे कट कर सकते हैं, आप यहाँ पे यानी पहली वैल्यू मैंने जो आपकी यहाँ पे के की सपोज की है वो 1 सपोज किया, और 1 सपोज करते हुए हम टुवर्ड आई की तरफ रीच करेंगे, यानी v ऑफ 1 का एक कट, यानी अगर मेरे पास ये 2 का रॉड है तो मैं एक कट जो है वो 1 का लगा सकता हूँ, और दूसरा प्लस c ऑफ 1 मैंने जो प्रीवियसली एक कट लगाया हुआ था मैं वो यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं 1 के 2 कट लगाऊं तो देखें ये v ऑफ 1 के अगेंस्ट जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा बेटा वो 1 मिलेगा। ठीक हो गया, यानी एक कट 1 का लगा दिया, और प्लस c ऑफ 1, देखिए प्रीवियस जो मेरे पास 1 का कट है उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो 1 + 1 मेरे पास ये, यानी अगर मैं 2 का सेल करना चाह रहा हूँ तो 2 एक के सेल करूंगा तो मेरे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आई की वैल्यू के की वैल्यू को इंक्रीज किया, जब के की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो अगली एक के की वैल्यू खुद ही 2 हो जाएगी, यानी v ऑफ 2। जब आप v ऑफ 2 का कट लगाएंगे यानी 2 का कट लगाएंगे तो आपके पास आपको सारे का सारा रॉड पिक करना पड़ेगा, तो इस केस में बेटा प्रॉफिट जो है आपका वो 5 आ जाएगा। अब c ऑफ 2 के ऊपर पॉसिबल 2 कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन आपको 2 का प्रॉफिट दे रहा है, एक 5 का प्रॉफिट दे रहा है, तो ऑप्टिमल प्रॉफिट क्या आ गया बेटा हमारे पास v ऑफ 2 यानी 5, ये हमारा ऑप्टिमल प्रॉफिट है कि 2 का जो कट है वो हम तो कंप्लीट लगाएंगे तो हमारे पास ये एफिशिएंट सॉल्यूशन आएगा। अब c ऑफ 3, अब मैक्सिमम फाइंड करना। अच्छा पहला कट हमने लगाया v ऑफ 1 का, यानी एक कट हमने लगाया यहाँ से 1 का, और रिमेनिंग कट, अब रिमेनिंग कट के लिए देखें हमारा c ऑफ 2 कट बनता है ना, अब हमने यहाँ पे v1 v2 v3 ट्राई नहीं करने, हमने c ऑफ 2 तक ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे c ऑफ 2 का प्रॉफिट लगा दिया है, क्योंकि रिमेनिंग कट आप ऑलरेडी कंप्यूट करके बैठे हुए हैं। फिर दूसरा कट हम कहाँ से लगा सकते हैं, इसको v ऑफ 2 से लगा सकते हैं, तो v ऑफ 2 से जब हम इसको कट लगाएंगे तो फिर रिमेनिंग हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा c ऑफ 1, क्योंकि रिमेनिंग एक ही कट बचा हुआ है हमारे पास। तो v ऑफ 1 देखें इसका प्रॉफिट हमारे पास क्या आ रहा है 1, यानी एक का कट एक प्रॉफिट, और c ऑफ 2, अब c ऑफ 2 के ऊपर मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, हमने सबसे बेस्ट को पिक करना है। सबसे बेस्ट कौन सा बेटा, फिफ्थ है, जो कि हम ऑलरेडी स्टोर किए बैठे हैं, तो हमने इसको यहाँ पे फिफ्थ को पुट कर दिया, तो देखें ये आपके पास कॉस्ट 6 आ जाएगी, और अगर आप नीचे वाली कॉस्ट को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि v ऑफ 2 5 है और c ऑफ 1 आपके पास 1 है, तो इसकी कॉस्ट भी 6 आ जाएगी। अब v ऑफ 3, यानी अगर मैं सारा कट यहीं से लगा दूं तो मेरे पास जो बेटा ये आंसर है वो 8 आ जाएगा, यानी सारे का सारा सेल आउट कर दूं। अब इन तीनों कॉस्ट में से कंपेयर करूं मैं कि मैं कट कहां से लगाऊं, मैं v ऑफ 1 और रिमेनिंग c2 उठाऊं, मैं v ऑफ 2 और रिमेनिंग c1 उठाऊं, या मैं टोटली v ऑफ 3 लगाऊं, तो मेरे पास v ऑफ 3 जो है वो एफिशिएंट आ रहा है, तो मेरे पास 3 के कट की जो कॉस्ट है बेटा वो क्या आ जाएगी, वो 8 ऑप्टिमल कॉस्ट आ जाएगी इसकी। अब बेटा c ऑफ 4 कैलकुलेट करना है हमने, तो जब हम पहले v1 का कट लगाएंगे तो रिमेनिंग 3 कॉम्बिनेशन में से हमने पहले कॉम्बिनेशन ऑलरेडी सबसे बेस्ट पिक किया हुआ है, तो हम c3 को पिक कर लेंगे। अब c3 में 3 कॉम्बिनेशन है, यानी अगर यानी मैं देखें इसका मकसद पर्पज क्या है, अगर मैं आपको इसको और इस एग्जांपल में क्लियरली समझाऊं, देखें c4 कैलकुलेट करना है ना मैंने, तो पहले मैंने डिसाइड किया v ऑफ k1, जब मैं v ऑफ k1 डिसाइड करूंगा तो रिमेनिंग मेरे पास अब जो प्रॉब्लम का साइज बचेगा वो 3 का बचेगा, यानी मैंने 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है, और 3 के कॉम्बिनेशन के सारे पॉसिबल ऑप्शन हम यहाँ ट्राई किए बैठे हैं, और सारे पॉसिबल ऑप्शन में से सबसे बेस्ट वन क्या है बेटा, मेरे पास सबसे बेस्ट वन 8 है, तो मैं 3 के कॉम्बिनेशन को दोबारा कैलकुलेट नहीं करूंगा बैठ के यहाँ पे, बल्कि मैंने इसकी जगह यहाँ पे क्या किया, मैंने 8 ही ला के पुट कर दिया। ठीक हो गया। अब मैंने v ऑफ k को इंक्रीज किया, यानी मेरा अगला कट क्या हो सकता है, मेरा अगला कट हो सकता है 2 यहाँ पे, यानी यहाँ पे v ऑफ 2 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे v ऑफ 2 हो जाएगा तो मेरे रिमेनिंग कॉम्बिनेशन 2 रह जाएंगे, यानी यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, मैं c ऑफ 2 के कॉम्बिनेशन में मैंने ऑलरेडी बेस्ट कॉस्ट फाइंड की हुई है जो कि 5 है, तो मैं इसको दोबारा बैठ के कंप्यूट नहीं करूंगा, बल्कि मैं यहाँ पे c ऑफ 2 यूज कर लूंगा, और c ऑफ 2 की कॉस्ट मेरे पास 5 है, तो 5 + 1 मेरे पास ये 10 बन जाएगी। अब अगला कट मैं कहां से लगा सकता हूँ, v ऑफ 3 के ऊपर। अब मैं जब अगला कट v ऑफ 3 लगाऊंगा तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा, अब यानी एक तो मैंने तीन का रॉड ले लिया ना, पीछे सिर्फ एक ही लेंथ का रॉड ले सकता हूं मैं, तो मेरे पास सिर्फ c ऑफ 1 वाला ऑप्शन बचता है, तो c ऑफ 1 के ऊपर हमारी कॉस्ट जो है वो 1 है, तो v ऑफ 3 यानी हमारे पास 8 + 1 ये हमारे पास 9 आ जाएगी। अब सारे का सारा रॉड यानी v ऑफ 4 के तक आप सारा रॉड काट दें, अब रिमेनिंग c ऑफ i जो है आपका वो 0 हो जाता है, क्योंकि देखें जब आपका रॉड नहीं है तो c ऑफ 0 आपका 0 है, तो रिमेनिंग रॉड आपका वैसे 0 हो जाता है, यानी आपने सारा एज इट इज देना है, तो इस केस में आपकी कॉस्ट जो है वो 9 आ रही है। ठीक हो गया। अब एफिशिएंट कौन सी कॉस्ट है बेटा 10।
अब जहां पे आपको C(4) का कट लेना होगा तो आपने सारे पॉसिबल ऑप्शन को दोबारा ट्राई नहीं करना, आपने यहाँ से ऑप्टिमल सोल्यूशन पुट कर देना है। अब आगे चलते हैं। अब आगे बेटा हमने लेट से 5 का रॉड कट करना है, ठीक है, C(5). अब इसका मैक्सिमम हमने पिक करना है जितने भी इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक हो गया। अब पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि आप V(k) यानी V(k)(1) रख लें। आप जब आप V(k)(1) रखेंगे, ठीक है, यानी आपने एक का कट लगा दिया और रिमेनिंग में से आपने बेस्ट सोल्यूशन को पिक करना है। तो रिमेनिंग बेस्ट सोल्यूशन आपका बेटा कहाँ से आएगा, फिर वो C(4) से आएगा, क्योंकि C(4) आप यानी यहाँ तक तो आप ऑलरेडी बेस्ट सोल्यूशन पिक करके बैठे हुए ना, यहाँ तक आप ऑलरेडी। अच्छा, अब अगर आप कट 2 का कर देते हैं यानी V(2), तो रिमेनिंग बेस्ट आप जो रॉड ले सकते हैं वो फिर वो C(3) में से ले सकते हैं आप। इसी तरह V(3) करेंगे तो रिमेनिंग बेस्ट रॉड जो है बेटा वो फिर C(2) में से ले सकते हैं। इसी तरह V(4) में करेंगे तो रिमेनिंग बेस्ट आपके पास, यानी V(4) का मतलब ये है कि आपने एक तो ये लाजमी पिक करना है और इनमें से आपने कोई एक पिक करना है, तो इनमें से आपने फिर बेस्ट वन पिक करना है। आपके पास C(1) आ जाएगा और लास्ट में V(5) आ जाएगा और प्लस C(0) लिखने की जरूरत नहीं है, मैं V(5) की डायरेक्टली कॉस्ट लिख देता हूँ, ये 10। अब V1 ऑलरेडी, V1 क्या है, एक का कट, तो ये बेटा 1 आ जाएगा, प्लस इसके साथ जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसका सबसे बेस्ट पिक करना है। सबसे बेस्ट क्या है बेटा, 10 है, सबसे बेस्ट हमने यहाँ से 10 पिक कर लिया। इसी तरह V(2) मतलब 2 का कट, 2 के कट के ऊपर प्रॉफिट कितना है, 5 का, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। और C(3) कंप्यूट नहीं करना, C(3) ऑलरेडी कंप्यूटेड है, C(3) का एफिशिएंट कंप्यूटेड है हमारे पास 8। इसी तरह V(3) हमने इसको 3 से कट करना है, 3 के कट के ऊपर बेटा हमें जब प्रॉफिट मिलेगा वो 8 का मिलेगा, प्लस C(2) का हम बेस्ट पिक कर सकते हैं। C(2) का बेस्ट है हमारे पास 5, तो ये 5 + 8 हो गया, ये 8 + 5 हो गया। और V(5) यानी सारे का सारा रॉड हम एक साथ सेल कर दें तो उसकी कॉस्ट 10 है, तो बेस्ट कॉस्ट क्या आ रही है बेटा मेरे पास, 8 + 5 13 जो है हमारे पास। अच्छा, V(4) को हमने ट्राई नहीं किया, V(4) 9 + 1, ये भी कॉस्ट कम आएगी, V(4) 9 एंड C(1) 1 है, ये इसकी कॉस्ट भी 10 आएगी। तो यहाँ पे बेटा इसकी बेस्ट कॉस्ट क्या आ जाएगी, इसकी बेस्ट कॉस्ट है वो 13 आएगी हमारे पास। अगर आप मैनुअली भी देखें, अगर आपने 5 का रॉड सेल करना है तो बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है आपका, कि आप एक ये देखें, अब आप यहाँ से बेस्ट रॉड की कॉस्ट निकाल सकते हैं, ये 13 है। 13 का मतलब क्या है कि आप V(2) पिक करें, यानी आप एक पीस जो है, पहला पीस जो है वो 2 इंच का सेल करें, दूसरा पीस कितने इंच का सेल करें आप, वो C3 आपको बता रहा है। अब C3 में जब आप जाएंगे तो C3 आपको क्या बता रहा है कि V3 बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, यानी एक आप 2 इंच का रॉड ले लें और एक आप 3 इंच का ले लें, तो ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करके देगा। तो ये आपके पास रॉड की लेंथ भी आ जाएगी और मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपके पास आ जाएगा। बेटा समझ आ गई इस एग्जाम्पल की, या इसको और आगे लेके चले हम। इसी तरह आप 6 को कैलकुलेट करेंगे, 7 को, 8 को, तो आपको रॉड के कट का भी आइडिया होता जाएगा कि कट कहाँ से लगाना है, और फिर आपको साथ में उसका प्रॉफिट भी पता चलता जाएगा कि आपने प्रॉफिट कितना कैलकुलेट करते हैं। बेटा यहाँ तक कंफ्यूजन है तो बताएं। ऑलराइट बेटा, इसी तरह आपने 20 कंप्यूट करते हुए जाना है, 8 लेंथ तक कंप्यूट करते हुए आप जाएंगे और फिर एट द एंड आपने बताना होता है कि जी 8 के ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है और वो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे है, यानी रॉड के कौन कौन से पीसेज आप उठाएंगे, तो कौन से पीसेज आपने उठाने हैं वो आपको आपका फॉर्मूला बता रहा होता है, यानी जो टर्म आपकी मैक्सिमम होगी, यानी यहाँ से मुझे पता चल रहा है ना कि ये मैक्सिमम आ रहा है, तो ये मैक्सिमम से क्या मुराद है कि मैं एक ही V3 का यानी सेल आउट करूँ, उसको फर्दर कट ना करूँ। अब ये बता रहा है फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे इस केस में पता चल रहा है कि जी जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ना वो C4 के केस में हमारे पास 10 है, यानी जब हमने 4 लेंथ का रॉड सेल करना है। बट ये 10 कैसे अर्न होगा, वो ये प्रीवियस वाली इक्वेशन बताएगी, यानी V2 एक कट आपने 2 का लगाना है,
और रिमेनिंग कट आपने C2 में जाना है, वो आपको बताएगा कि C2 का कट आपने कैसे लगाना है। तो आप C2 पे आएंगे तो C2 आपको कहता है कि आप यहाँ पे कट जो है, यहाँ पे भी V2 का कट लगाएं आप। तो इसका मतलब है कि ये 2+2 का कट होगा आपके पास, 5+5 का कट होगा, ये आपके पास 10 बेस्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। बेटा ये रॉड कटिंग प्रॉब्लम है हमारे पास। नेक्स्ट इसी की कुछ थ्योरी दी हुई है आपके पास। अब ये आपको फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पे देखें, हम इस कट को यानी 1 से लेके आई तक, जहां तक मैक्सिमम आई होता है हमारा, वहां तक लेके जाते हैं, और आई माइनस जब हम के करते हुए आते हैं तो हमारी वैल्यू यहाँ पे रिड्यूस हो रही होती है, जैसे C2 C1, क्योंकि के आपका 1 इंक्रीज हो रहा होता है। आई फिक्स है बेटा और के आपका इंक्रीज होता है, तो आपकी ये वाली वैल्यू जो है ये रिड्यूस होते हुए आती है। ये बेटा नेक्स्ट उसी का ही एल्गोरिदम है, इसको जस्ट सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा अगेन। अब बेटा ये एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मैं ये प्रॉब्लम आपके सामने डिफाइन कर देता हूँ, आपने इसको सेल्फ स्टडी करना है, और इससे रेलेवेंट एक असाइनमेंट भी आपको मैंने अपलोड कर दिया, इसमें ये प्रॉब्लम मैंने आपको दे दी है, आपने मुझे इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। बेटा हमारे पास ना मैट्रिक्स जो है वो एक 2 डायमेंशन एरे होता है हमारे पास। मैथ्स में भी आप लोग स्टडी करते हैं कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना या 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्पेशली एआई के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एआई के अंदर आपके पास जो फीचर्स आ रहे होते हैं सारे के सारे, जिनके ऊपर डिसीजन करते हैं आपके मॉडल एंड मशीन्स, वो मैट्रिक्स के ऊपर कंप्यूटेशन परफॉर्म करके डिसीजन मेकिंग हो रही होती है सारी की सारी। और मैट्रिक्स में जो आपका डाटा सेट है वो 2 डायमेंशन का होता है, यानी आपकी रोज भी होती हैं और आपके पास कॉलम्स भी होते हैं। अब बेटा अब ये प्रॉब्लम है कि आपके पास ना कुछ नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैं, लेट्स से आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं या 4 मैट्रिसेस हैं, यहाँ पे एग्जांपल ली गई है 4 मैट्रिसेस की, आपके पास 4 मैट्रिसेस हैं A B C एंड D। अब हर मैट्रिक्स की अपनी डायमेंशन होती है, यानी उसकी रोज एंड कॉलम होती हैं, और उसकी रोज एंड कॉलम डिफरेंट हो सकती हैं। यानी जब आप मैट्रिक्स को बेटा 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है बेटा, पहले की रो दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, विच मीन के पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम के इक्वल होनी चाहिए, तो 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होती हैं, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं होती हैं। ये सिंपल आपकी बेसिक आपने मैथ 10th 9th के अंदर स्टडी करके आए होंगे कि 2 मैट्रिसेस को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो पहले की रो और दूसरे की कॉलम जो है वो बराबर होने चाहिए। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 4 मैट्रिसेस हैं A B C एंड D। ए की डायमेंशन है बेटा 10/30 यानी 10 रोज 30 कॉलम, बी की डायमेंशन है 30/50, सी की डायमेंशन है 5/60। लेट्स से 3 ही मैट्रिसेस हैं आपके पास, तो आपने इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। जब आप 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो आप बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं आप, यानी जैसे ये 4 मैट्रिसेस को अगर आप देखें, तो अगर आपने 4 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो आप उनको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी आप A B C को मल्टीप्लाई करें, फिर इसका जो आंसर है उसको D के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप यूं करें कि आप A और B को मल्टीप्लाई करें और C और D को मल्टीप्लाई करें सेपरेटली, और फिर इन दोनों का जो आंसर आ जाए उनको आपस में मल्टीप्लाई करें आप, या फिर आप इसको ऐसे भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और इसके और भी, इसके भी कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बेटा, 2 की पावर 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके, ठीक है, यानी 2 की पावर 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन आपके रिपीट हो जाएंगे, यानी BCD की जगह यहाँ पे हो सकता है CBD आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा, और बेटा जब आप इनका ऑर्डर चेंज करते हैं ना मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का, तो आपकी नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस बढ़ जाती हैं या कम हो सकती हैं। जिसकी एग्जांपल नेक्स्ट है, देखें अगर आपका 3 मैट्रिसेस है A B और C जिनकी डायमेंशन दी हुई हैं, अगर आप उनको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो टोटल मल्टीप्लिकेशन आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी आपको 1500 फॉर इन केस ऑफ A एंड B, और फिर जो उसका आंसर आएगा जब उसको आप C से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास जो टोटल कॉस्ट है वो 4500 ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी मल्टीप्लिकेशंस की, प्लस और साथ में मल्टीप्लाई के बाद आप उसको एड अप भी कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप इसका सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दें, यानी आप इसको पहले A और B को मल्टीप्लाई करने की बजाय पहले आप B और C को मल्टीप्लाई करें और फिर A के साथ मल्टीप्लाई करें, तो बेटा यही कॉस्ट आपकी 27000 ऑपरेशन के ऊपर चली जाती है। तो आप यहाँ पे आप देखें, फर्क देख रहे हैं आप कि कहाँ 4500 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, और सिर्फ आपने पैरेंथेसिस को थोड़ा सा चेंज किया, यानी आपने कहा जी अच्छा पहले B और C को मल्टीप्लाई करते हैं फिर A को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो जाएंगे बेटा, आपके 27000 नंबर ऑफ ऑपरेशन हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास अब और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसके, पॉसिबल है, तो आप अब अगर आपने देखें, अगर आपने एफिशिएंट कॉम्बिनेशन फाइंड करना, तो फिर ऐसा तो नहीं होगा कि आप सारे कॉम्बिनेशन को पहले ट्राई करेंगे और फिर देखेंगे इसमें से जी बेस्ट वन कौन सा है, डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा।
आपने इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। तो बेटा ये एक प्रॉब्लम है कि जिसमें आपके पास सीरीज ऑफ मैट्रिसेस दी जाती हैं A1 A2 अप टू AN। आपने ये बताना होता है कि आप इनको कैसे पैरेंथेसाइज करें कि इनकी कंप्यूटेशन कॉस्ट कम से कम आ जाए। जैसे देखें ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं पैरेंथेसाइज करने के, बट आपने ये बताना है कि इनमें से बेस्ट वन कौन सा है, यानी ये इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो आपके पास जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा। अब एक तरीका तो ये है कि आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करें। अगर आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, यू स्पेंड डेज एंड डेज, जिसके आप सारे कॉम्बिनेशन, जब आपके पास एक रिकॉर्ड के अंदर आपके पास लेट्स से 20 मैट्रिसेस आ जाती हैं, तो आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे कि यानी पहले एक को नंबर 1 पे सेट किया, दूसरी को नंबर 2 पे सेट किया, फिर उनके ऑर्डर चेंज कर दिए, तो डेफिनेटली आपको इस तरह जो टाइम लगेगा वो एक्सपोनेंशियली लगेगा। आप ब्रूट फोर्स लगाएंगे, आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, जो कि एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं है। इसी का बेटा डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी इसका सॉल्यूशन है। देखिए ये 4 मैट्रिसेस हैं, उसको डिफरेंट तरह से पैरेंथेसाइज करके दिया गया है। आपने चेक करना था कि बेस्ट वन कौन सी है। आपने बेटा इसको सेल्फ स्टडी करना है, ये बुक के अंदर भी गिवन है और स्लाइड्स में भी सी हल्का सा इसका मैंने आपके सामने इंट्रोडक्शन रख दिया है। अब आपने इसको सेल्फ स्टडी करना है और इससे रेलिवेंट एक असाइनमेंट आपको दी हुई है, आपने मुझे वो सॉल्व करके देनी है। बेटा आज के लेक्चर में यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अटेंडेंस मुझे दोबारा सेंड कर देंगे आप अपनी। बेटा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा बेटा ये स्लाइड में आपका लेक्चर लिखा होता है, ये एक लेक्चर नहीं है, ये आपके 2 लेक्चर्स के इक्वल लेक्चर होता है, यानी 2 ढाई घंटे का सेशन होता है हमारा। तो आपका ये बेसिकली जो हमारा एक सेशन है ये आपके 2 लेक्चर्स के इक्वल होता है। बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग को आपने बेटा सेल्फ बुक से जाके स्टडी करना है। बेटा आप अपने एलएमएस को विजिट करते रहा करें, आपकी असाइनमेंट्स अपलोडेड है वहाँ पे कुछ। एक हैशिंग की भी आप असाइनमेंट है, डेट मैंने उनकी लेट सेट की हुई है, बट आप उनको डिले ना करें, आप उनके आंसर सबमिट करवा दें जल्दी। आपकी प्रीवियस ग्रीडी अप्रोच की है, हैशिंग की असाइनमेंट है, डायनेमिक की असाइनमेंट अपलोडेड होगी आपकी। ये 3 आपकी असाइनमेंट्स हैं वहाँ पे, आप उनके सोल्यूशन हैं वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो सबमिट करवाएं मुझे वहाँ पे। लेक्चर की रिकॉर्डिंग बेटा मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, उसका भी लिंक मैं अपलोड कर दूंगा आपके एलएमएस के ऊपर ही। बेटा एक थर्ड भी आ गई है, जाके देखें तो सही। आपने हैशिंग में जाना है एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग में है, और एक आपकी है ग्रीडी अप्रोच की असाइनमेंट है। ग्रीडी अप्रोच का एक सोल्यूशन आया है, रात मैंने चेक किया था, अभी तक सिर्फ एक सोल्यूशन आया है दोनों क्लासेस में से।